आई एम नवदीप कौर। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर पार्ट 1, ठीक है, पेपर 1। सो आज नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एवरीवन। सो फुल टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यही पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। यस, ठीक है। सो ये फुल है, ये रहने वाला मेनली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड, चलो बढ़िया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कुछ सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो ये सिलेबस है, कंसेप्ट एंड ऑल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सीधा। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा पीडीएफ रहेगा। सो एक पेज इंग्लिश एक हिंदी। अभी जो मैं समझा रही हूँ आपका कंसंट्रेशन समझने की तरफ होना चाहिए। वेलकम सभी लर्नर्स को, सभी 22 एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट कर दे फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। यस, तुम्हें आते रेज द हैंड में आना है? अच्छा, किसको आना है? हाँ जी, तो टीचिंग समझते हैं जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मैंने हाँ जी, हाँ बोलो। आज आपकी बुक मेरे पास आ गई है मैम, बहुत अच्छी बुक है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। चलो मैंने कंग्रेचुलेशन। आपकी बुक देखी मैम, हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हर चीज सीक्वेंस में है और मैम बिल्कुल अपडेटेड है। और मैम मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप जैसी टीचर मिली मैम, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज जी। थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू मैम। जी वेलकम जी। सिलेबस ईशा कह रहे हैं कि क्या चेंज होता है क्या? देखो सिलेबस वही है, टॉपिक लिखा हुआ है वही कि टीचिंग थ्योरीज मेथड्स वगैरह करने हैं, है ना। लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशन अपडेशन होता है। आज की पीडीएफ खोलोगे आपको पता चल जाएगा, देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स आल्सो। इसीलिए जैसे वो कह रही है कि अपडेशन हुआ है, तो बिल्कुल अपडेटेड जो यहाँ पे कंटेंट है वो उसमें भी दिया है, कंसेप्ट वाली बुक में भी। और चलो अभी पढ़ते हैं तो आगे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। आई एम न्यू इन योर क्लास, आई वांट टू नो दैट आप फुल कोर्स करवाएंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको 100% पूरा कवर कराऊंगी। आपको क्या करना है, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो करना है, ठीक है। अभी हम गप्पे मारने के मूड में आए हैं न्यूज कोर्स में या पढ़ने आए हैं? चलो स्टार्ट भी करने दो। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं हम अदर्स को, ठीक है। नाम तो एंटी यूजीसी नेट बाय नवदीप को सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट्स है वो, कंप्लीट कंसेप्ट्स बाय नवदीप को। सो फ्रेंड्स, टीचिंग इंक्लूड सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मिलती है। टीचिंग का मतलब है इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। जैसे आप और मैं, हम दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हाँ ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। बिल्कुल प्लस की फर्स्ट क्लास है ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड की। लास्ट पीडीएफ ईच यूनिट हैव डाउनलोडेड राइट? नो, मेरा कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता मैं नए कोर्स में आऊं डिट्टो सेम पढ़ाऊं। आज के डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं अगर नया कोर्स लेकर आई हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ अपडेशन तो होएगा ही। सो टीचिंग का मतलब है इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट का। दे पार्टिसिपेट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब टीचर का भी फायदा है क्योंकि वो क्या चाहता है, सोशल बेनिफिट के, सोशली वो सबको पढ़ा पाए, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करे। और लर्नर क्या चाहता है कि मैं आगे निकलूं। सभी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, टारगेट होते हैं जिसको अचीव करने के लिए आए हैं, जैसे कि आप आए हो ना इस तरीके से। हाँ, सो मैनी ग्रेट टीचर ऑफ वर्ल्ड टीचिंग इन डिफरेंट वे। हर कोई टीचर अपने अपने अलग अलग तरीके से टीच करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या किस लिए टीच करता है, उसका मकसद एक होता है कि लर्नर जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, ठीक है। यस,
फिर टीचिंग के अंदर क्या आती है, 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। देखो नोट्स के लिए आपको ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना था, समझना था। जो थ्योरी वाली क्लासेस है जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गए, ये सब है ना, हाँ वो दे सकते हैं जब आएगी, अभी इधर पढ़ो। जो थ्योरी वाले लेसन है इसको 2-3 बार सुन लो, हो जाएगा। और कहीं पे कोई ऐसी चीज आएगी कि इस पर्सन ने ये थ्योरी दी है, उसके क्विक नोट्स बना सकते हैं, तो हार्डली 3 पेज बनेंगे आपके, ठीक है। जब जैसे कि जॉन डेवी ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी, उसमें ये 3 पार्ट डाले जो मैं बताऊंगी। मतलब सिर्फ किसने क्या दिया या कहीं पे ईयर याद करना है, ऐसे चीजें जो याद करने वाली होती है, वो आपने क्विकली ऐसे ऐसे पॉइंट आउट कर दिया, तो दैट इज इनफ। थ्योरी वाले लेसन को बार बार सुनो। हाँ जी, जिससे मेरे से बात करनी है थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को थोड़ा स्टार्ट करने दो, पढ़ाने दो, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे। सो मेन 3 एस्पेक्ट्स होते हैं किसके, टीचिंग के। टीचिंग में एक टीचर होता है मेनली। अगर मेरे को आपको टीच करा तो बिना टीचर के हम टीच नहीं कर सकते, है ना। हाँ उससे भी सही रहेगा, मैंने उसमें भी सारा कंटेंट डाल दिया, सिर्फ अंडरलाइन कर लो और आपका तब भी हो जाएगा। और समझ लो क्लास से, टीचिंग हो गया। और स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट लर्न करता है यहाँ पे। और मेन मुद्दा, मुद्दा यानी कि कंटेंट, कंटेक्स्ट, ये आपके किसके वेरिएबल है, टीचिंग के। यहीं पे दूसरी जगह पे, हाँ बिल्कुल, एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन शब्द किसने मतलब इसको डिफाइन किसने किया है 3 पार्ट्स में, इनको जॉन डेवी ने। जॉन डेवी इसको क्या कहते हैं, एक सोशल सिस्टम, ठीक है, कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट को रखा है, इन्वायरमेंट को रखा है, ठीक है। सो बेसिकली एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी आर 3 पार्ट्स। ये एजुकेशन की डेफिनेशन उन्होंने बताई है। हाँ जी, जैसे कि इसके अंदर क्या बोला है, एडुकेटर, एजुकेशन इंटरेक्ट किस में करता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ये सोशल इन्वायरमेंट होता है, इसमें इंटरेक्ट करता है। नाम तो करने ही पड़ेंगे भाई, जो जो करा रही हूँ। मेरा काम है आपको सब कुछ पढ़ाना, आपका काम है जो मैं करा रही हूँ उसमें से कुछ भी ना छोड़ना, ठीक है। फिर आपका 100% कवर होता है सिलेबस, और 100% टाइम लेकर आ सकते हैं आप। देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आरके जी, सारी की सारी पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ के बता रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी उसको नहीं पढ़ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन रहा है, ठीक है। आप इंग्लिश हिंदी में फंसने के बजाय सुने, बोल तो हिंदी रही हूँ ना मैं। बाकी इंग्लिश हिंदी जो देखनी है वो पीडीएफ में दी हुई है। हाँ, न्यू कोर्स का फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल। अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। कितना पढ़ूं, कितना पीछे हूँ, बहुत ज्यादा अभिलाषा जी। तो आप इतना अच्छे से स्टडी करो, जो पढ़ा रही हूँ बीच बीच में गायब मत हुआ करो, कभी कहीं घूमने चली जाती हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मेक श्योर कि रेगुलरिटी मेंटेन करो। टीचर को प्रमोट क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या एंग्जाइटी, उत्सुकता, उनको हरास करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, या पनिश करना चाहिए। सो इसमें से आपको क्या लगता है, लीजिए। नाइस, बहुत खूब जी। आंसर में क्या करो, हाँ आंसर पोल में क्या करो। फ्रेंड्स एंग्जाइटी होती है, ज्यादा ही उत्सुकता हो रहा है ना, कि हाय मुझे ये करना है। मतलब एंग्जाइटी होती है जब पसीने छूट रहे हो, पेपर के टाइम पे एंग्जाइटी होती है, हाय पेपर आ गया, क्या करूँ क्या करूँ। और ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए नहीं आएंगे, हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा यहाँ पर। टेंशन से जब हो जाती है, या तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हो तो होती है एंग्जाइटी, या तो टेंशन होती है तो होती है। टीचर पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लर्नर के इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। इससे क्या होता है, एकेडमिक अचीवमेंट, सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ती है, वो रिस्क कम लेते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, ज्यादा आज्ञाकारी बन जाते हैं। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी होती है, यस ये है हिंदी में।
सिमरन, श्वेता, रुस्तम, स्टार, सुमन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एकेडमिक अचीवमेंट मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और यहाँ पे ओबीडियंट वगैरह होता है सिर्फ आज्ञाकारी। एक बच्चा सिर्फ आज्ञाकारी है लेकिन उसको नॉलेज में कुछ नहीं आ रहा, तो काम खराब है ना। तो सिर्फ उनको अपने पूछ थोड़ी बनाना है, पूछो थोड़ी करवाना है, ठीक है। सो उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, टीचिंग क्यों करा रहे हैं, पढ़ाने से रिलेटेड। सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी का मतलब कि एक दूसरे से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो फिर उसमें हम अपनी और दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ऐसा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, यस। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, गाइडेंस देना, समझाना, ट्रेनिंग भी देना। लेकिन एक टीचिंग में ओनली ट्रेनिंग नहीं होता, ट्रेनिंग के अलावा गाइडेंस भी तो है, समझाना भी है। ट्रेनिंग का मतलब होता है एक चीज को कैसे करते हैं बार बार काम, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। देन टीचिंग एक इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इसमें नॉलेज देने की कला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, हेलो। आर्ट, आर्ट का मतलब कि टीचर एज पर सिचुएशन अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। देन ये एक साइंस है, साइंस का मतलब जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को भी मानता है, तो मतलब आप अपने आप को चेंज भी कर पा रहे हो और आप स्टिक टू द रूल्स भी रह रहे हो क्लास की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हो जाती है। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, किसी भी समय पे रुकता नहीं है, नहीं रुकता ना। टीच करना है अगर टीचर ने इफेक्टिवली, वो तभी टीच कर सकता है जब टीचर को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, तो टीचर की खुद की कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है बताओ, अगर हाँ बुक है तो उसमें ये सब डालने, उसमें दिया हुआ सब कुछ, ठीक है, मेरी बुक में। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब मैं सेल्फ अपने आप में, एफिकेसी मतलब एफिशिएंट मतलब भरपूर हूँ, सही हूँ, एंड सेल्फ एफिशिएंट हूँ मतलब मुझे पता है कि मैं ये काम सही तरीके से कर सकता हूँ, ये टॉपिक मुझे समझाना है मैं सही से समझा सकती हूँ, ये मेरी सेल्फ एफिकेसी हो गई। दूसरी बात, लोकस ऑफ कंट्रोल से भी आता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है अपने ऊपर काबू पा पाना। एकदम से बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्लास डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन कैसे उधर अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, वो हो गया लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस मतलब एक पॉइंट, कंट्रोल मतलब आपा, ठीक है। टेलीग्राम पे लिंक भेज दीजिए क्लास की, कुछ लोगों को क्लास नहीं हो रही, भेजा तो है, नहीं दिख रहा क्या। हेलो लर्नर्स वाली फोटो भेजी, उसके साथ लिंक भेजा, टेलीग्राम में भी तो भेजा था लिंक, अभी नहीं दिखा तुम्हें, फिर मैंने कहा भेज दिया, भेजा तो है यार, कंप्लीट कोर्स ऑन टीचिंग, दोबारा भेजूं। चलो पढ़ो। फिर ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हमने बोला है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टीचिंग चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता, ठीक है। प्लान करो, उस कार्य को करो, चेक करो, फिर दोबारा से एक्ट करो, तो ये चलता रहता है। किसने बोला कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है हमारी लाइन में, काइजन एक पर्सन का नाम है, काइजन ने बोला हमें टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इसका एग्जांपल बताओ मैम, हमने पिछले कोर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, ये वाली करने की जरूरत नहीं। अरे कोर्स अलग, मेरा कंटेंट अपडेट, मैं डिटो सेम कंटेंट बोरिंग बोरिंग नहीं पढ़ा सकती, इसके अंदर मैंने न्यू चीजें डाली होंगी, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी बड़ी जरूरी है। आगे ना एग्जांपल से बात, टीचिंग से क्या होता है, स्टूडेंट को एनकरेज करना, स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ऐसा। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग दोनों आती है। जब आप मेरे साथ लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, क्लासरूम में जब आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो ये फॉर्मेटिव है, लेकिन ये इनफॉर्मल क्यों है, क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका कोई इशू है वो पूछ सुन रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लासरूम में इनफॉर्मल इन नेचर,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनफॉर्मल है, इन नेचर इसका स्वभाव इस तरीके के है कि हम घुल मिल के डिस्कशन करते हुए आगे चल रहे हैं। फॉर्मल कैसे हो गया, जब जैसे कि आपका मेरे को टेस्ट लेना है, क्विज लेना है, तब मैं फॉर्मल क्यों हो गई, क्योंकि तब मैं चाहती हूँ आप चीटिंग ना करें। आप मेरे से तब भी गप्पे मारोगे तो मेरे से बातों बातों में आंसर निकल जाना है, ठीक है। हाँ जी। सो अनअकैडमी वैसे ओवरऑल में क्या है, ये मैंने नेचर की बात की थी। अब वैसे अनअकैडमी फॉर्मल है। फॉर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। अगर मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ये फॉर्मल है, कर सकते हो ना। क्यों, क्योंकि हमने पैसे किस बात के दिए हैं, अगर यहाँ पे क्लास नहीं हो रही, कवर नहीं हो रहा, ऐसा। सो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी बातों के थ्रू समझाते हैं। ये एक टूल है जिससे स्टूडेंट अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना सीख रहा है। आप कहीं ना कहीं मेरी क्लास, हाँ मैं एक रिसर्च सर्वे कर रही हूँ चेंजिंग वे ऑफ एजुकेशन पे, आपको उसके लिंक शेयर करूँ, फिल करो। अच्छा मेरे को कह रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट को तो ग्रुप में अपने आप कर दो शेयर, ठीक है। मैं रिसर्च वाले सर्कुलेशन आते हैं उसको नहीं रोकती, अगर इधर उधर के दूसरे टेलीग्राम के लिंक आते हैं तो मैं उसको ब्लॉक करने को कहा हुआ है, तो आप वो वाले खुद ही सर्वे बच्चों को भेज दो, ये कर लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को समझाना। अच्छा यहाँ पे क्या है, आप मेरे से सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन स्किल भी देख रहे होगे। मैम ऐसे बोलती है बीच में अगर कोई, अच्छा मैंने अब एकदम से ऑफ द टॉपिक जाकर उसका इतना बड़ा मैसेज पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो ये इनफॉर्मल इन नेचर थोड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि हमने टॉपिक चेंज कर लिया यहाँ पर, ओके। सो ये भी मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम्पल ही हो गया ये भी। अब एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को, अब जब यहाँ पढ़ रहे हो तो उससे आप सोसाइटी में एडजस्ट कर पाओगे। प्लस स्टूडेंट के लिए अलग टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी सेम ही है, लेकिन ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं। अच्छा, लेकिन आप लोग मेरे को अलग से, अगर जैसे मेरी क्लास में ही हो तो मेरे को मैसेज कर देना, नंबर वैसे यूट्यूब पे रहता है, यहाँ पे दे सकते, तो मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है, अगर आप मेरे से पेपर 1 पढ़ रहे हो तो तब। अच्छा अब इधर आते हैं, पर मेरे को प्रोफाइल का फोटो भेजना कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो। टीचिंग, अब इसको फ्री वाली क्लास में मत फैलाना, बिकॉज आई डोंट वांट अलग बच्चे ना, यहाँ पे ओनली आप हो। टूल जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर, एक इन्वायरमेंट में हम एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ वो सही रहता है। देन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल मतलब जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। अब मैं यार हो गया ना, जब एक बार बोल दिया बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, आपको पता ही अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने समझाया, थोड़ा समझ जाया करो। अब पढ़ो, शुरू ही हो गए एक एक करके, ऐसे अभी ऐसे ऐसे कर लूंगी मैं, ऐसे ऐसे नहीं होता। अच्छा एम ऑफ टीचिंग, टीचिंग का एम क्या है, मैंने जब प्रोसेस बताया उस हिसाब से आ जाना, तो फिर मैं उसमें कोशिश कर लेंगे, अभी थोड़ा इधर स्टडी कीजिए। टीचिंग का एम क्या है, मकसद क्या है बताओ। ये इसका है हिंदी, ये इसका है इंग्लिश। कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल। मयंक जी अभी मैंने बताया, जहां आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, एडमिशन लिया है ना, तो वो चीजें क्या होती हैं, फॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप होम ट्यूशन पढ़ रहे हो किसी से नॉर्मल, तो वो इनफॉर्मल है। जैसे अगर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, जैसे अनअकैडमी एक इंस्टीट्यूशन है, ये आपको इनवॉइस ऑफर करता है, बात समझ रहे हो, तो ये फॉर्मल है, ठीक है। सो मेन मकसद क्या है इसका, इसका है रीजनिंग, बच्चे सोच सके, और थिंकिंग। हाँ जी, कोर्स पहले भी किया था, मुझे हमको प्रिपेयर करना है, तो क्या स्किप दिस कोर्स। यहाँ पे कुछ चीजें न्यू है, नहीं हुआ, आप पीडीएफ में से देख लेना अपने आप, ठीक है। तो वो चीजें भी मैं बीच में कराऊंगी, तो वो जब क्लास में होगी तो आपको करनी पड़ेगी ना फिर। इफेक्टिव टीचर कौन होती है, और अगर हम बार बार क्लास को देखते हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड से देखो चाहे लाइव से देखो, तो आपका रिवीजन होता है और आपके जो चांस होते हैं अंडरस्टैंडिंग के, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं।
इफेक्टिव टीचर कौन होता है? जो कंट्रोल करता है क्लास को, जो इंफॉर्मेशन देता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, या फिर असाइनमेंट्स को क्लियरली करेक्टली चेक करता है। यहाँ पर क्या है, कम समय पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना। मैं कम समय पे खत्म, मेरी तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं होता। बच्चों को समझ भी तो आना चाहिए ना। बच्चों को मोटिवेट करना, लर्नर्स को मोटिवेट करना कि वो आगे सीख सके। ठीक है, मैंने कम समय में देखो पूरी क्लास पढ़ा दी मजा आ गया तुम्हें? टीचिंग 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 हो गया खत्म। तो भाई इस तरीके से समझ में आना चाहिए ना। थर्ड का डी बोलो, टू गिव इंफॉर्मेशन। हमारे पास इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चे अपना दिमाग लगा सके, थिंकिंग लेवल क्रिएट कर सके। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक तरीके से वन वे होती है, जिसमें मैंने इन्फॉर्म कर दिया, काम खत्म। तो वो स्टैटिक पोर्शन के लिए, फैक्ट्स के लिए दी जाती है। सो इसलिए ए और बी इज बेस्ट ऑप्शन, आर बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। आपका नेम पर्पल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मास्टर हो जी। ठीक है, यानी कि मेरे को बताता है अनअकैडमी क्या है, कि जो बच्चों का नाम पर्पल आ रहा है ना, अनअकैडमी ने उनको ग्राफ में डाल दिया है। कितनी देर पढ़ाई करी है, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है अनअकैडमी। आप पढ़ाई करो। अब मेरे को ये मत कहना सारे मेरी भी फोटो खींच के भेजो, एक की भेजिए बस। ये मास्टर है भाई साहब, और बाकी बच्चे भी जो पर्पल पर्पल कलर के आ रहे हैं वो मास्टर है। प्लस क्लास में फैब 2021 में आए थे, इतने मिनट पढ़ाई कर चुके हैं आज के दिन में। चलो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, आपके आगे नहीं है मास्टर। आप रेगुलर जी पढ़ाई करोगे ना, सारी कोर्सेज देखोगे, तो आपके आगे भी मास्टर रहेगा। सारे कोर्स यानी कि मेरी क्लासेस पूरी तरीके से देखोगे। हाँ, वो लाइव देखता रहा है, उसका आ रहा है। मैं ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंग ढिंग ढिंग, कप्पे मारने का समय है पढ़ना है नहीं, मास्टर में पड़े हुए हैं। टीचिंग टेक्निक, टीचिंग की जो टेक्निक होती है ना, प्लीज अपना ध्यान इधर रखा करो। वो टोटल 3 तरीके के कैटेगरीज होते हैं यहाँ पर। हाँ, नाचो पढ़ाई करनी नहीं तुम्हें। मेनली 3 या 4, वैसे 3 होते हैं, चौथा वाला इनका ही मिक्सचर होता है। ठीक है, सो टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक का मतलब होता है कि सिर्फ टीचर की तरफ ही, टीचर ही यहाँ पर एक्टिव है, लर्नर एक्टिव नहीं है, तो उसको बोलेंगे। ठीक है, लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है कि लर्नर को इन्वॉल्व करना डिस्कशन एंड ऑल से। कंटेंट सेंट्रिक, फोर्थ वाला नहीं दिखा? ये तो रहा फोर्थ। अच्छा, और फोटो देख रही है इन्होंने, फोटो नहीं दिख रहा, खुश। उसका ढिंचिका देख लो क्या कर रहा है वो। कंटेंट सेंट्रिक का मतलब होता है कि सिर्फ टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, ऐसे। एंड इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव में एज पर सिचुएशन टीचर चेंज करती है अपने स्वभाव को। वो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन आ गया है, कौन से स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? अरे बाप रे, ये कैसा लॉजिक लगाया रुस्तम? हीरा हिंदी। गुड टू एवरीवन। देखो, टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएट उपयुक्त कब होगा? जब टीचर स्टूडेंट्स के अंदर इच्छा जगा सकता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, लाइक आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे लेक्चर मेथड, ये लेक्चर मेथड थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेक्चर मेथड इज वन वे, टीचर सेंट्रिक। ठीक है, ये टीचर सेंट्रिक होता है, इसकी इसमें थिंकिंग डेवलप नहीं होती, बच्चा सिर्फ वही रट्टे मारता रहता है, इसलिए तो यहाँ नहीं आएगा। चलो एक बारी मैं आपको यह समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगी। लेक्चर मेथड पे हम आए गए हैं। इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर मेथड, टीचर ही अपने आप में एक्सपर्ट होता है और अथॉरिटी होता है। लर्नर क्या होता है यहाँ पर? पैसिव, कॉपियस, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। जैसे लेक्चर मेथड में मैंने लेक्चर दिया, हाँ, तो उस उधर लर्नर क्या कर रहा है?
सिर्फ लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ आपको मेरी क्लास में, अरे लिखो मत, मेरे को सुनो ऐसे, ठीक है। सो वो सिर्फ उसका ध्यान है मेरे को मैं सुनो, दिमाग में कुछ जाए ना जाए, वो बात गलत हो जाती है। सो यहाँ पर ना एक पर्सन है जिनका नाम है हिल, उन्होंने क्या कहा था, नहीं वो अभी आगे आएंगे, एक मिनट लर्निंग बाय डिस्कशन में। यहाँ पे क्या है, इधर ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड क्यों? क्योंकि जो टीचर ने बोला लर्नर को वही समझना है। लर्नर अब यहाँ से डिस्कशन नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, लेक्चर वो क्या करना है क्या नहीं करना, आप सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको समझी जाओ, करी जाओ। उनका फीडबैक यहाँ पर इतना मायने नहीं रखता लेक्चर मेथड में या फिर टीचर सेंटर मेथड में, क्योंकि ये टीचर के ऊपर ही आधारित है, लर्नर को नहीं देख रहे हैं। ऐसे वॉइस ब्रेक नहीं होती यार। आ गया? मतलब यहाँ पे लर्नर सिर्फ टीचर ने जो कहा वही कॉपी करी जा रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा। लर्नर इज पैसिव, टीचर इज एक्टिव, ठीक है। हाँ जी। देन नेक्स्ट इज, हाँ मेरी प्रोफाइल में इम्पैक्ट बैच में भी सारे यूनिट्स जैसे पेपर उनकी ऐड हो गई तो उसमें से भी आती है, बार बार पीडीएफ देखने से याद हो जाता है। हाँ अब हम देखेंगे लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड क्या कहता है? रिसिपिएंट का मतलब कि जो रिसीव करने वाला, जैसे आप अभी रिसिपिएंट हो ना, वो अच्छी बात है। लर्नर सेंटर मेथड में टीचर और लर्नर सभी आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं, यस, और डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, जैसे अभी हम आप क्लास में पढ़ रहे हो। लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक मेथड है, यस। इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे टीचर कौन है, पता चल रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सच्ची में पता नहीं चलना, मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट सब एक लेवल पे आके एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, ऐसा, ठीक है, कि मैंने कुछ पॉइंट पूछे, आपने कोई आंसर दिए, फिर मैंने समझाया, मतलब हम इस तरीके से इंटरेक्टिव में पढ़ते हैं। इसको कहते हैं लर्नर सेंटर मेथड, लर्नर के ऊपर आधारित। हाँ जी, आपका कमेंट क्लियर करूं, हटा दूं, डिलीट मार दूं? अरे कहाँ है कमेंट, नहीं दिख रहा। ये कैसा होता है? टीचर बिकम रिसोर्स, टीचर जरिया बन जाता है, अथॉरिटी नहीं होता ये। यहाँ पर ये ओपन एंडेड है। ये ओपन एंडेड क्यों है? क्योंकि लर्नर एंड टीचर बोथ कैन से समथिंग। रेनू वो क्लोज एंडेड क्यों था? क्योंकि वहां पर बंदिश थी कि लर्नर बोल नहीं सकते, लर्नर फीडबैक नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए वो क्लोज था। ये ओपन हो गए अब सारे के सारे, इसलिए ओपन एंडेड हो गया, यस। यहाँ पे लिबर्टी यानी कि फ्रीडम दी हुई है। ये रहे हिल। हिल ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है लर्निंग थ्रू डिस्कशन। ये डिस्कशन के द्वारा लर्निंग करवाई जाती है यहाँ पर, इसलिए लर्नर सेंटर है। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हुए पढ़ाया जाता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो परसीव, दे कैन ऑल्सो थिंक, दे कैन ऑल्सो रिप्लाई। शिक्षार्थी केंद्रित तरीके। एग्जाम्पल, हमारी क्लास डिस्कशन मेथड है ना, जिसमें आप भी मेरे को एग्जाम्पल पूछ रहे हो, आप भी बात कर रहे हो, ठीक है, हमें कुछ डाउट क्लियर नहीं करते हो। आपन का डाउट मुझे दिख ही नहीं रहा भाई, या तो डाउट क्लियरिंग क्लास में आपन आप अभी दोबारा टाइप करो, या तो फिर अगर यहाँ नहीं दिख पाए मुझे तो डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए हर 4th डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। सो कोर्स के अंदर टॉप वाला जो कमेंट पोस्ट होता है उसके नीचे कमेंट लिख दिया करो, वो तब जरूर आएगा, ठीक है। मेरी एक बच्चन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। या तो दोबारा पूछ लो, दिख तो रानी, या तो ये डाउट में इधर लिखो, यहाँ पे दिखे मुझे। फिर फ्रेंड्स आता है कंटेंट सेंट्रिक मेथड। कंटेंट सेंट्रिक मेथड में क्या होता है? फिर आंचल इस क्लास को लाइव देख लो, दूसरी को रिकॉर्डेड देख लेना, एक तो करना पड़ेगा ना बेटा। कंटेंट सेंट्रिक में होता है कि हम स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उधर अगर बच्चे टॉपिक से हिल गए तो फिर दोबारा से कंटेंट पे ही आते हैं, ये कह रहे हैं हम, ठीक है। हाँ जी। मैम वो बोल रहा है हर्ट टीचर सेंटर मेथड एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं टीचर सेंटर मेथड एक्सप्लेन कर दो, ये डाउट है आपका? तो ये तो मैंने अभी दोबारा एक्सप्लेन किया। देखो यार, टीचर सेंटर मेथड में टीचर एक्सपर्ट है, पैसिव एक्सप्लेन कर दो तो दोबारा टाइप करना पड़ता है ना, ये कंप्लेन करने की जगह क्वेश्चन दोबारा टाइप करो तो दिखेगा मुझे। पैसिव का मतलब लर्नर पैसिव है, मतलब लर्नर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और एक्टिव का मतलब लर्नर एक्टिव है। यहाँ पर वैसे टीचर सेंट्रिक मेथड के अंदर क्या होता है, टीचर एक्टिव होती है सिर्फ, या होता है,
और लर्नर क्या होता है, पैसिव होता है, मतलब लर्नर रिप्लाई नहीं कर रहा, लर्नर नो फीडबैक, इसलिए। समझ आ गई? और जब हम क्या बात कर रहे हैं, दूसरा वाला कौन सा था, लर्नर सेंट्रिक मेथड। लर्नर सेंट्रिक मेथड, इसके अंदर डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, डिस्कशन मोड पे अगर आप आ गए हो, हाँ एग्जाम्पल एक्शन मेथड हो ही गया था यहाँ पर, तो फिर दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं और दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि आप अगर लर्नर सेंटर मेथड पढ़ा रहे हो डिस्कशन के थ्रू, तो फिर बताओ ये किस टाइप का हो गया, इस कैसी एनिमेशन हो गई, अगर इसको एनिमेटेड वाले तरीके से देखना है तो ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल टाइप भी हो गया, हॉरिजॉन्टल एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब कि जिसको हम कल्पना करते हैं वैसा, तो क्योंकि सब सेम लेवल पे आ जाते हैं। अब जब मैं कंटेंट सेंटर की बात करूंगी, तो अगर लर्नर ऑफ द टॉपिक जाएंगे तो उनको वापस से टॉपिक पे लेके आना है, ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट होता है उसके ऊपर पढ़ाई करानी है, ऐसा बोलते हैं। अब समझ में आ गई? हाँ। ओनली टीचर सेंटर की बात करोगे तो ये टॉप डाउन है, ऊपर से ही सिर्फ आ रहा है। यहाँ पर लर्नर सेंटर के साथ साथ कंटेंट महान होता है। तो इधर एक वर्ड यूज किया गया है, सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट वर्ड का मतलब ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई आपको? एक अनिल ये रिपीट के आगे ये बताया करो कि रिपीट क्या करूं, खाली रिपीट लिख देता है, ऐसे पूरी क्लास रिपीट करनी है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे मैं अपने आपसे, आप गप्पे मारते हो तो मैं आपको कहती हूँ नहीं नहीं टॉपिक पे आओ, है ना, तो फिर वो हो गया। अथॉरिटी कौन होती है? टीचर, या जिसके पास अथॉरिटी जो आपसे बड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सैक्रोसैंक्ट का मीनिंग क्या समझ में आया सबको? इंपॉर्टेंट, यही मतलब होता है भाई, ठीक है। सैक्रोसैंक्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंटेंट ही प्रधान है बस। तो कंटेंट के अंदर क्या होता है, कंटेंट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा टॉप गोल क्या है, ऐसा, सोर्सेस क्या है, कौन कौन से सोर्सेस से हमें स्टडी करना चाहिए, देन मेन स्ट्रक्चर कैसा है, लर्निंग बाय डूइंग कम अंडर विच। अभी लर्निंग बाय डूइंग जो है उसमें आती है, वैसे प्रैग्मेटिज्म में आती है, वो आगे आएगा, ठीक है। लर्निंग बाय डिस्कशन अभी आया है हमारा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर मेनली हमने क्या क्या पढ़ाना है, ये कंटेंट हो गया ना, जैसे हमने अभी आप सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाया था कि ये स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। क्वांटिटी मतलब कितना डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, टीचर सेंटर को वर्टिकल में ना टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों होता है संजना, इसलिए मैंने आपके कहने के बाद वहां पर ये वर्ड यूज किया था, टॉप डाउन वाला वर्टिकल, ठीक है। एक्टिविटीज, और कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, इन सब चीजों पे फिर हम ध्यान रखते हैं कंटेंट सेंटर में। प्रांजल क्या दोबारा समझाऊं, बताओ जितना अभी तक। एक तो पायल तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूंगी, गलत लैंग्वेज यूज कर रही थी देर से। दूसरे लर्नर को या किसी को भी उल्टे वर्ड्स तो मत बोलो, ठीक है। कर दिया मैंने उसको ब्लॉक। अब पढ़ लो, दोनों आपस में लगे हो। अनिला तुम भी सुधर जाओ, एक दूसरे को पागल बोले जा रही है। कल से समझा रही हूँ पायल को मैं, वो ये दोनों कल से हट नहीं रहे हैं। अब अनिल तुम्हें लास्ट वार्निंग है, अब तुम अपना पढ़ाई करा करो, बाबा पायल पायल के ना तुम्हें भी उसके साथ ब्लॉक कर दूंगी। पता नहीं क्या दूसरी कहानी चलती है यहाँ पे। अभी तो देखो, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट मेथड, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट मेथड के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव में डेप्थ, फिर से रिपीट कर दो। हाँ बेटा, जिसको रिपीट करना है वो कम से कम वो टॉपिक लिखे ना साथ में, क्या रिपीट करूं। क्वांटिटी मतलब कितना ज्यादा पढ़ाना है या कितना डिटेल में पढ़ाना है, ये देखते हैं हम, ठीक है। टॉप डाउन वर्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे, डाउन मतलब टीचर से स्टूडेंट, ऐसा। हाँ जी, उसको बोलते हैं सोर्सेस। कौन कौन से जरिए से पढ़ाना है, मान लीजिए मुझे आईसीटी का यूज करना है, मुझे बुक्स का यूज करना है, मुझे स्लाइड्स का यूज करना है, ठीक है, मतलब कौन कौन से जरिए से पढ़ाना है। अब ठीक है, ये मैं आपको लास्ट एडवाइस दे रही हूँ, जिसको लगता है कि मेरा कमेंट देखो, ये टाइप करने के कमेंट टाइप कर दो यार, वो सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट ऊपर भाग गए, कहाँ से देखूं मैं।
इसको वर्टिकल भी बोल सकते हैं क्या? अरे वो टॉप डाउन वाला जो था ना, वो था टीचर सेंटर वाला मेथड, ठीक है। ये बच्चे वहीं से लेकर यहाँ तक डाउट पूछ रहे हैं। और जो कंटेंट है ये टॉपिक रिलेटेड मेथड है। कंटेंट सेंटरिंग में अथॉरिटी किसके पास होती है? अच्छा, जो कंटेंट सेंटर है इसमें अथॉरिटी बेसिकली टीचर के पास थोड़ी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो टीचर कंटेंट के हिसाब से लर्नर को बार बार पढ़ने को कह रहा है, ठीक है। जैसे अभी कंटेंट के हिसाब से मुझे आपको कहना पड़ा, लेकिन यहाँ पर लर्नर सेंटर मेथड भी है ये, दिस इज लर्नर सेंटर प्लस कंटेंट मेथड, ठीक है, दोनों का है। क्योंकि लर्नर को भी यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा, बट ऑफ द टॉपिक नहीं जाने दिया जाएगा। सीएफ मेथड कौन सा है प्रांजल? इतना शॉर्टकट कहां से लाऊं मैं? अच्छा, कंटेंट फोकस मेथड। कंटेंट फोकस जैसे कि अभी कुछ बच्चे आपस में लड़ने लग गए थे तो मैंने को ब्लॉक कर दिया, तो यानी कि अब आप सिर्फ टॉपिक, अगर टीचिंग रिलेटेड बात करोगे तो हम पढ़ाई करेंगे, अगर दूसरी तीसरी बातें करोगे फिर हम ऑफ द कंटेंट को हटा देंगे, ऐसा। सैक्रोसैंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण। इंटरेक्टिव, ये भी टॉप डाउन है। अरे यार, एक तो तुम यहाँ पर टॉप डाउन बॉटम अप क्यों करे जा रहे हो? ये दोनों है, ये ऑल वे है। एक तो टॉप डाउन बॉटम अप ही करे जा रहे हैं, तुम्हें फिर यही कराना पड़ेगा। जो टीचर सेंटर है ये टॉप डाउन है ओनली, ठीक है। लर्नर सेंटर वाला ये सब एक लेवल पे, सेम लेवल पे आते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, मतलब ये सब कुछ चलता है यहाँ पे, ठीक है। ओनली टॉप डाउन बॉटम अप नहीं होता, हर जगह जा रहे हैं हम, ऑल वे जा रहे हैं। लर्नर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे, टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे, तो हर जगह जा रहा है। कंटेंट सेंटर भी एवरीवेयर जा रहा है, समझे। लेकिन बस एक मेन फोकस एरिया रहेगा, वो फोकस क्या होगा कि टॉपिक ही पढ़ना है, कुछ हो नहीं, मतलब उसके अलावा गप्पे नहीं मारनी, ऐसा। वर्टिकल में ओनली टॉप डाउन है, बाकी उस सब तरफ जाता है, बाकी दोनों। तुम तो यहाँ पे टीचिंग एब्सोल्यूट में कम्युनिकेशन घुसाए जा रहे हो। सो व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स प्लेस, पीरियड, कुछ भी नहीं। तीनों में से बेस्ट इंडिया में जो माना जाता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक माना जाता है। उसके बाद उसके अंदर टिक मार्क करते रहो, बस हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा अगर कभी लगा तो उसके अंदर साइड में नोट्स का ऑप्शन है, वहां नोट्स में लिख सकते हो। वैसे मैंने ये सारा कंटेंट उसमें डाल रखा है। इसमें क्या हुआ, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल समझ में आ गया ना, इजी है, कुछ भी कहीं भी डिस्कशन करते रहो। कौन से वाले स्टेटमेंट सही है? टीचर के नेचर के बारे में, कि वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डायग्नोस्टिक, क्या वो रेमेडी दिखाता है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों हो सकता है, या ऑल ऑफ अबव। अब ये लो हिंदी। हाँ प्रांजल, आप कमेंट में आंसर नहीं, कॉल में क्लिक किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम इसमें और इसमें क्या फर्क था, बता दो। डायग्नोस करना का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को देखते हुए उसका उपचार करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। आगे पढ़ेंगे। रेमेडी का मतलब उपचार करना, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख रहे हैं और उसकी रेमेडी लेके आ रहे हैं, ऐसा। बट ऑल्सो न्यू टू अनअकैडमी देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, आई एम नॉट। स्वीटी, अगर यहाँ पर चैट में ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो अनअकैडमी की ऐप में एक ऑप्शन होता है, वो होता है चैट ऑफ का, ठीक है। तो जिस जिसको डिस्टर्बेंस हो रही है वो अपनी चैट ऑफ करके ओनली क्लास की पढ़ाई करे, और जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट ऑन करके अपना क्वेश्चन टाइप करे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, ऐसा करो, ऐसा ट्राई करो, आपसे समझा जाएगा। क्योंकि मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ रही, लेकिन हाँ बच्चे आ रहे तो बहुत सारे ऊपर तो जाएंगे ही, जैसे आपका मैसेज पढ़ा मुझे, बाकियों का भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो कोई। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये क्या कहता है, डायग्नोस्टिक और रेमेडी दोनों। क्या टीचिंग ओनली डायग्नोस्टिक हो सकता है? यस। ओनली रेमेडी भी हो सकता है कि एकदम से प्रॉब्लम आ रही है मुझे सीधा सॉल्व करनी है, और दोनों भी साथ में भी हो सकता है, इसलिए 4 आया, ठीक है। डायग्नोस्टिक होता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना,
रेमेडी का मतलब उसको करेक्ट करना, उसको सुधारना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को देखना कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और उसको सही करना, तो इसलिए फिर डी आया। हाँ, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, कहाँ पे उनमें कमियां हैं, ये ढूंढना। 7 क्वेश्चन फिर से दिखाओ मैम। ये कहता है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक समय, पर्पस या पीरियड या प्लेस नहीं होता, कोई कभी भी किसी से भी हम इन नॉलेज लेते हैं, जैसे बस में जा रहे हैं किसी से सीख लिया कुछ, तो वो चीजें क्या होती है, इनफॉर्मल, ठीक है, वो फॉर्मल नहीं होता, उसको कोई जगह, प्लेस या फिर एनरोलमेंट नहीं चाहिए। लर्निंग का कंपलसरी एलिमेंट क्या है, लर्निंग में सबसे ज्यादा कंपलसरी क्या चाहिए? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में आपको आगे जाके समझाऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में चले। इनडायरेक्ट मेथड टीचिंग का अलग होता है, लर्निंग का अलग होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं आपने नोटिस किया इतने से मैं क्या कह रही हूँ, लर्नर के अंदर इच्छा जगानी है पढ़ने की, और हिंदी भी दिखाई थी ना बेटा, जानने की इच्छा कि मुझे सीखना है, उसकी जिज्ञासा। तो अगर लर्नर के अंदर जिज्ञासा होगी तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, ठीक है। सिर्फ दिमाग शार्प होना काफी नहीं होता, दिमाग तो काफी का शार्प होता है, उसको लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। दिमाग तो सबके पास सिमिलर है, उसको लगाना आना चाहिए। टीचिंग एक साथ नहीं हो सकता क्या रुस्तम? तभी तो उसमें डी आंसर था, मतलब डायग्नोस्टिक अकेला भी हो सकता है, रेमेडी अकेला भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक रेमेडी दोनों तीनों हो सकते हैं, तो तभी तो ये आंसर था। आई समझ? ऑल ऑफ अबव। अगर बाई चांस स्टूडेंट जो है वो किसी भी क्लास में फेल हो जाए, तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए, उसका क्या हश्र करना चाहिए? ही शुड बी गिवन चांस टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूवमेंट का चांस देना चाहिए, उसको क्लास में बैठा के रखो, उसको एडवाइस करो चल छोड़ दे पढ़ाई, या फिर सारे ही सही है? प्रांजल तुम ये बात सुनो, सुनाई दे रहा तुम्हें? आंसर पोल में ही करो सिर्फ। यहाँ पे क्या होता है, एक चांस का एग्जांपल क्या है, जैसे कंपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, या फिर एक पर्सन चाहता है कि मेरे को रीअपियर करना है, वो रीअपियर का चांस, या फिर आप कह सकते हो कि जिनका जेआरएफ नहीं हुआ, कुछ नंबर्स रह गए या थोड़ा सा पीछे रह गए, तो उनको भी वो फेलोशिप दे दी, तो ये एक चांस है जो एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, तो वो देना चाहिए। पोल दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर एक नोटबुक ले लो और उसके अंदर लिखो, फिर मेरे आंसर के साथ अपना मैच करो, ठीक है। वैसे पोल ऐसा ऐसा टिक टिक करके आता है, नेटवर्क इश्यू है तो कोई बात नहीं, पर इधर चैट में मत करो ना। करिकुलम क्यों यूज किया जाता है? करिकुलम होता है इस कोर्स में पूरा क्या पढ़ करना है, यहाँ पे मैंने पढ़ाना है, चैट का ऑप्शन है, डाउट क्लियरिंग क्लास है, ये सारा करिकुलम में चीजें आ जाती है। तो क्यों यूज किया जाता है? टीचिंग को आसान बनाने के लिए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंड करने के लिए, मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर टीचर की खुद की हेल्प के लिए। ट्वेंटी 21 वाले भी मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग के दिए हैं, आगे आता रहेगा। देखो, एक तो होता है सिलेबस, वो आगे मैं पूरा डिटेल में इस कोर्स में आएगा अभी, ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन कराए थे ताकि माहौल बना रहे। और एक होता है करिकुलम, जो सिलेबस होता है उसमें से पॉइंट्स है कि हमें ये पढ़ना है, आउटलाइन की जो जो एग्जैक्टली सिलेबस है, जैसे एनटी का था ये पेज पे लाइक दिस, ठीक है, ये पूरा 100% सिलेबस है। बट करिकुलम क्या है, इस अनअकैडमी का कोर्स लिया आपने, अब इस पूरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको सिलेबस भी मिलेगा, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मिलेगा, चैट भी मिलेगी, डिस्कशन भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये पूरा करिकुलम होता है कि इसको अचीव करने के लिए हमें और इसके साथ और क्या क्या करना है, ये भी चाहिए और इसके अलावा और भी चाहिए। तो इससे क्या होता है,
बेनिफिट कि टीचिंग इंटरेस्टिंग भी बनती है, इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाते हो और इफेक्टिव भी कर पाते हो, ठीक है, इसलिए। हाँ जी, नहीं अभी करना है वही सब कुछ। 3 कंपोनेंट एजुकेशन के प्रोसेस के कौन से होते हैं? गुड टू ऑल। प्रशांत, अगर कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाए तो उसको चांस दिया जाता है ना कंपार्टमेंट का भी, कि जबरदस्ती सेम ही क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ गया? टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ये 3 चीजें हो गई। फ्रेंड्स, वो कंटेंट की जगह एजुकेशन, एजुकेशन या कॉन्टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है। चलो अभी हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। पोल नहीं आया, सुनो सुनो सुनो, पोल आए या ना आए, तुम चैट में आंसर मत करो, बस तुम अपनी नोटबुक ले लो, उसमें आंसर करो। स्पॉइलर नहीं भेजना, नहीं तो मैं एक वीडियो भेजूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि चैट पे आंसर क्यों नहीं करना वो वीडियो आएगी टेलीग्राम पे, नव क्लासेस पे, ओके। मैं को तुम्हारी वजह से वीडियो बनानी पड़ गई, वो वीडियो भेजूंगी मैं तुम्हें अब, वो देखना क्यों नहीं करना चैट में आंसर। इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग इफेक्टिव कैसे होती है? बेस्ट मेथड इज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, ठीक है। लूसिड का मतलब क्या होता है? इजी, आसान, ठीक है, स्पष्ट रूप से पढ़ा देना। और इसे लर्नर के अंदर थिंकिंग लेवल इंक्रीज करना है, पुश करना है, स्टिमुलेट करना है थिंकिंग लेवल, ऐसा। एंड देन फोस्टर का मतलब इंक्रीज करना उनकी लर्निंग की काबिलियत, एबिलिटी। केटर का मतलब कि इस चीज को भी सर्व करना है। स्टिमुलेट का मतलब होता है पुश करना, धक्का देना, कि आप थिंकिंग करो, थिंकिंग करो, समझे। फिर आप क्या करोगे? उसका रिस्पॉन्स करोगे, थिंकिंग करके उसको अप्लाई करोगे। तो स्टिमुलेट और पुश पुल, हाँ, ये सब होता है। सो केटर फॉर नीड ऑफ डिफरेंट लर्नर्स, मतलब अलग अलग लर्नर्स की जो जरूरतें हैं उसको केटर करना, मतलब उनकी तरफ भी ध्यान देना, समझे। पूरा करना, केटर का मतलब क्या होता है? पूरा करना। फोस्टर का मतलब इंक्रीज करना, समझे, बढ़ावा देना। देन टीचर शुड एक्सटेंड लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग लाइफ वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पढ़ने की क्या जरूरत है, इससे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, कभी किसी और को समझाना हो या कभी खुद टीच कर रहे हो तो ये आदतें अपना सकते हैं। तो इसका मतलब लाइफ से अगर हम लिंक कर लेते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बना देते हैं इसको, तो लर्नर ज्यादा उत्सुक होता है सीखने के लिए, ठीक है। ही वांट टू लर्न मोर, देन वो रट्टा नहीं मारता, वो सीखता है, समझता है चीजों को। स्कूल की को स्ट्राइव, मतलब इस चीज को भी देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी मिले, इसका मतलब होता है फ्रीडम। एनकरेज करना लर्नर को कि वो एक्टिवली एंगेज हो, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वो शेयर करे, कोलैबोरेट करे, एक्सप्लोर करे, चीजों को देखे कि क्या है, और लर्निंग को एंजॉय करे। तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे मैम आप क्लास से ही एग्जांपल देती हूँ, हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का जरूरी है। स्ट्राइव का मतलब भी यही होता है कि उन्हें ऐसे करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। उसको ये ट्राई करना चाहिए, स्ट्राइव मतलब ट्राई करना चाहिए। कोलैबोरेट करना मतलब साथ मिलके चलना। देन इफेक्टिव टीचर कौन होता है? जो कि सुपर टीचर होता है। इसके खुद के फंडे क्लियर होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल गोल्स भी क्लियर होने चाहिए कि उनको पढ़ाना क्या एक्चुअली, ये ना हो कि मेरे को पता ही नहीं क्लास में उठ के आ गई हूँ मैं, ठीक है। नॉलेजेबल, नॉलेज होनी चाहिए, वो कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके अपने लर्नर्स के साथ कि उनसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। देन मेक एक्सपर्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अनअकैडमी पे मेरे को स्लाइड का ऑप्शन दिया, मेरे को चैट का ऑप्शन दिया, तो ये सारी चीजें मेरे को अवेलेबल है, इसका सही उपयोग कर सकूं, ठीक है, ऐसा। देन एंटिसिपेट कर पाना कि कहाँ पे मिसकंसेप्शन है, मतलब क्योंकि मेरे को, आपको पता है कि 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं वो आपको पढ़ाते हुए, ठीक है, मतलब एनटी यूजीसी नेट
जेआरएफ, मतलब सबसे पहले यूजीसी नेट था, फिर सीबीएसई, फिर एनटी आया। सारी जनरेशन पढ़ाई है मैंने यूजीसी नेट की, सारी जनरेशन पढ़ाई है। तो इतने टाइम हो गया तो मेरे को पता चल जाता है आगे बच्चे क्या पूछने वाले हैं। ड्रामा समझा रही हूँ, सुनो। यही चीज तो एंटिसिपेशन है भाई। एंटिसिपेशन का मतलब पहले से ही भाप लेना, पहले से पता लगा लेना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे क्या इधर उधर जाके घूम के आएंगे और फिर मेरे को बोलेंगे हाय मैम ये आप वाला ऐसा होना था, ये वाला ऐसा होना था। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, बेटा इधर कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कई कई जगह ऐसी आएंगी जब मैं पहले ही प्रीडिक्शन लगा लूंगी कि ये बच्चे अभी ये बोलेंगे। मिसकंसेप्शन की लर्नर के कहाँ मिस पॉइंट्स है, कहाँ मिसकंसेप्शन है, कहाँ पे जो टॉपिक्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको फटाफट टीचर पहले ही आइडिया लगा लेता है और उसके हिसाब से पढ़ाता है। समझ आई? ऐसा क्लियर नहीं हो रहा? स्नेहा इधर आओ। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, ये क्लियर नहीं हो रहा टाइप करने के बजाय सुन लिया करो। फिर जब मैं लास्ट में पूछती हूँ अब समझ आ गई, स्लाइड खत्म हो जाती है अगले पेज पे जाने से पहले, तब पूछ लिया करो। क्योंकि जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आपका ध्यान लिखने में है, फिर आप सुन नहीं रहे हो। मिसकंसेप्शन का मतलब कि लर्नर की प्रॉब्लम्स कहाँ है, मिस्टेक्स कहाँ है, वो कहाँ पे गलती करने वाला है, टीचर पहले ही पता लगा लेता है। समझे कि इनको कहाँ इश्यूज होने वाले हैं, फिर उनके हिसाब से टीचर पढ़ाता है। गलत फहमियों को हाँ सही करना, उसको पढ़ाना, ये बोल रही हूँ मैं इतनी देर से। उनके बारे में गलत जो धारणा होती है उनकी आशंका पहले ही लगा लेता है, ऐसा। अब यहाँ पर दो तरीके के मेथड्स हो गए। एक तरीके से एक हो गया कॉग्निटिव मेथड, एक हो गया मेटा कॉग्निटिव मेथड। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब लर्निंग अप्रोच जिसमें हम अपनी लर्निंग के आउटकम को इम्प्रूव करते हैं। जैसे मेरे से अभी आप लेसन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अभी अभी अपने दिमाग का यूज करके नॉलेज ले रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो, कॉग्निशन कर रहे हो, आप ब्रेन में नॉलेज को डालना, कॉग्निशन, ठीक है, संज्ञात्मक, सही है। सो एग्जाम्पल के लिए मैं बाहर से लेसन आपको दे रही हूँ, ये आपका खाली बंजर दिमाग, लेकिन हो सकता है बंजर पूरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत भर के आया हुआ है, ठीक है। जब मैंने लेसन दिया ये हरा भरा हो गया, इसमें नॉलेज नॉलेज आ गई, और फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आपका बिहेवियर में चेंज महसूस हुआ कि हाँ मैंने कुछ करके देखा है। तो दिस इज कॉग्निशन, नॉलेज को माइंड में लेना, उससे समझने की कोशिश करना, उसको कैच करना, क्या होता है? कॉग्निशन। कॉग्नाइज करना, नॉलेज ले रहे हैं आप, आगे समझ, संज्ञात्मक कहते हैं ना इसको। हाँ, इतना बड़ा ब्रेन किसका है? सबका ही होता है। सो एग्जाम्पल के लिए लर्नर ये कैसे कैसे सीख सकता है? ये रिपीटेशन से सीख सकता है, नई लैंग्वेज सीख कैच करना चाहता है, वो समराइज करता है, मीनिंग निकालता है पहले से ही, अब मैम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाएगी ये आइडिया लगाता है, इमेजिनेशन करता है, मेमोराइज करता है। इन सभी तरीके से कॉग्निशन कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे अभी भी हम कॉग्निशन कर रहे हैं, बिल्कुल। देन मेटा कॉग्निशन क्या है? ये मेटा शब्द जहां आता है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, इसका मतलब होता है किसी चीज में ज्यादा होना, मोर। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? थिंकिंग या नॉलेज लेना, ये है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नॉलेज अबाउट नॉलेज। जो हम सोच रहे होते हैं, मेरी बात सुनो सब, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कई बार होता है आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है, सोच रहे होते हैं हाय मैम दोबारा रिपीट हो दो, और महान हंसती हो तुम, मेरे को पता कहीं और सोच रहे थे तुम, तभी मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ा। तो ये क्या चीज है? इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं थोड़े। यस, ये रहा रिपीट वाला पर्सन, पकड़ा गया आज, रिपीट रिपीट लगा के रखता है अनिल। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ना, जो हम सोच रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हम सोचे हाय मैं सोच क्या रहा था, उसके बारे में दोबारा सोचोगे तो आप ज्यादा रिफाइन हो जाएंगे। समझ आई? हाँ जी। तो जो सोच, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ना 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप खुद सोचना नेक्स्ट टाइम पे, हाँ जी सुनो पहले, कि इतनी देर में आप अपना 5-5 या 10-10 मिनट या 20 मिनट देखो क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आप कई बार पढ़ते पढ़ते कहीं और ही भाग जाते हो, आपके थॉट्स कहीं और ही सोचने लग जाते हैं, तो तब ओनली आप कॉग्निशन कर रहे हो। लेकिन आप उस कॉग्निशन के ऊपर भी दोबारा से कॉग्निशन करते हो, तो दोबारा सोचते हो मैं सोच क्या रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, फिर उसमें मिस्टेक नहीं होती, और फिर आप दोबारा से जाग जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। समझ आई? ये फोन चेक करने लगते हैं। हाँ
हाँ बोलो क्या हुआ हरजीत? तो अब आ गई समझ? और कुछ पूछना इसमें? ये क्या पूछ रही थी यहाँ से? रिफाइन, वो ज्यादा रिफाइन हो जाता है, मतलब जो फाइननेस थी, जो पढ़ाई करी थी, वो और ज्यादा रिफाइन हो जाती है, और ज्यादा क्लीन हो जाती है, समझे? कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। नेटवर्क चला गया था, बस वो ब्रेन वाली पिक थी। अरे कॉग्निशन का मतलब नॉलेज लेना, मेटा कॉग्निशन का मतलब नॉलेज के ऊपर और नॉलेज, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब हम अपनी सोच के ऊपर दोबारा से सोचने लग जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, फिर हम आउट ख्यालों में नहीं खोते। ठीक है, अनिल बंद करके दोबारा खोलो। एंटिसिपेशन मतलब कि आइडिया लगा लेना। दोनों सेम कैसे हो गए? मिसकंसेप्ट मतलब कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एंटिसिपेशन मतलब कि आपके मिसकंसेप्ट के बारे में टीचर ने आइडिया लगा लिया कि ये क्या, यहाँ पे इनका कंसेप्ट गलत होगा, ये खराब होगा, मैं इनको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, सो टी स्टूडेंट मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, टीचर को मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी भी टीच करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी लर्निंग को वो और ज्यादा मास्टर कर पाते हैं। इसका मतलब होता है मेथड जिससे स्टूडेंट समझ पाते हैं कि ये सीख कैसे रहे हैं, ये पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अपनी थिंकिंग के बारे में और ज्यादा समझना कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं या हम कुछ और ही सोचने लग गए। ठीक है, इससे हाई और लो लेवल दोनों के दोनों कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, जो गोल होते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। मॉनिटर करना है मतलब जांच करना है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, कैसे? उनके फीडबैक के बेसिस पे। जैसे आप फीडबैक दे रहे हो, मुझे पता चल रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, देन एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्नर आउटकम। इसका क्या मतलब है कि लर्नर का जो आउटकम होता है, मतलब तुम्हारा फेल होना या पास होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली लेनी चाहिए। जो टीचर टीच कर रहा है, कॉग्निटिव थ्योरी भी है ना, वो आगे आ जाएगी थ्योरियां। अभी कॉग्निटिव का मेन मकसद समझ में आ गया क्या होता है? समझना, नॉलेज लेना। मॉनिटर, मॉनिटर का मॉनिटर मतलब जांच करना। मॉनिटर का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, लर्नर को क्या समझ आया उसकी निगरानी करना, देखना। ये सबको सही आ रही है वीडियो? अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा है लेकिन इसका मतलब लिटरल नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि टीचर को स्टूडेंट के आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बेसिस पे चाहिए, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपको अपनी तरफ से 100% सिलेबस कवर करा रही हूँ। लेकिन अगर बच्चा घर पे कहीं पे शैतानी कर रहा है या मस्ती कर रहा है या कुछ और करके आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी होगी। ठीक है, तो मेरा काम है पढ़ाना अपनी तरफ से सही, तो वो चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, देवयानी आप न्यू आए हो या पुरानी वाली है आप? पहले भी एक देवयानी थी। तो आप भी अपनी, अगर डिस्टरबेंस चैट से ज्यादा हो रही है तो आप चैट को ऑफ कर दो। ठीक है, सेकेंड लाइन, मेटा कॉग्निशन का मतलब कि हम ये देखते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि हम पढ़ाई कर कैसे रहे हैं, द वे दे लर्न, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एड्रेस, आपके घर भेजना है इसलिए एड्रेस मांग रहे हैं। एड्रेस का मतलब कि कोई चीज को सही करना, उसको बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम को सही करना, उसको बोलते हैं एड्रेस करना। अब कई बार क्लास ऐसी बन जाती है, ओह माय गॉड। तो इफ इनअफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस, तो ऐसा कैसे होता है? इनकंसिस्टेंट अप्रोच, कब कब ऐसी क्लासेस बनती है? मेरे को पता था तुम इधर चाओ 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 शुरू हो जाओगे, मैं पहले ले आई, देख लो भाई ये हाल, मत क्या करूं। इनकंसिस्टेंट अप्रोच टू करिकुलम एंड टीचिंग, हो सकता है टीचर कभी कुछ कहीं से पढ़ा रहा है, कभी कहीं से पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। इनकंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन, टीचर अलग अलग बच्चों से अलग अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, तब भी इनइफेक्टिव हो जाती है क्लासरूम। क्यों? क्योंकि हो सकता है टीचर सोच रहा है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कि मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा वेल नोन फैमिली से है, उनको ज्यादा ध्यान देना, दूसरों को तरफ कम ध्यान देना, है ना? तो ये ऐसे चीजें करेंगे तो भी टीचर गलत कर रहा है। नेक्स्ट टाइम इस स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड में रखना। अच्छा, emphasis on supervising, communicating about routine,
कभी कभी टीचर सिर्फ बार बार यही बोलता रहेगा, आप रूटीन में आओ, आप इस तरीके से क्यों बैठे हो, ऐसे करो, मतलब ज्यादा टोका टाकी, ओवर टोका टाकी भी होती है ना, सुपरवाइज करते रहना, सिर्फ ज्यादा निगरानी रखना, तब भी क्लास में उसका उल्टा इफेक्ट आ जाता है। लो लेवल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, हाँ, अगर टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन लो, जैसे कि एग्जांपल के लिए इनइफेक्टिव क्लासरूम का एग्जांपल है ये, कि ओनली टीचर सेंटर है, तो फिर लर्नर को डाउट होगा कि कैसे पूछेगा। लो लेवल स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी ठीक ठाक मॉडरेटली होनी चाहिए क्लास में। स्टूडेंट की परसेप्शन की टीचर अच्छी नहीं है, अब स्टूडेंट ये बोलेगा आप मेरे ही आंसर नहीं करते, तो फिर वहां पे लर्नर चाह के भी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको टीचर पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है, सो इसलिए उसको भी एक तरीके से पॉजिटिव दिमाग बनाना पड़ेगा। पीडीएफ प्रिंट करने वाला हूँ, एक स्लाइड इंग्लिश एक स्लाइड हिंदी आएगी प्रिंट में। आनंद, पीडीएफ को प्रिंट करने से बेटर है फिर कंसेप्ट वाली बुक ले लो मेरी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सस्ते में पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, एक एक पीडीएफ हजार पेज की है, कितना डाउनलोड करोगे, तो उससे तो सस्ती ही पड़ेगी, काफी सस्ती पड़ेगी वो, समझे। स्टूडेंट परसेप्शन, और ये सारा कंसेप्ट में, कंसेप्ट दे रखा उसमें सारे के सारे जो जो इम्पोर्टेंट है, आई गेव दोस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सारे, वो कहाँ मिलेगी, अमेज़न पे। नंबर 1 पे आ रही है यूजीसी पे आजकल, नंबर 1 पहुंच गए भाई हम, सारी बुक्स को पीछे छोड़ दिया। अब देखते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। तो लर्नर अगर टीचर ही नेगेटिव बोले तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। सो नेगेटिव क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या होता है कि क्रिटिसाइज करेंगे तो लर्नर फिर कंसेप्ट समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा। आप नवदीप एंटी यूजीसी नेट बुक नवदीप वाली जिसके पास है वो फोटो भेज दो, उनको पता चल जाएगा कौन सी है। प्लीज हेल्प मी दिस डाउट। ये महान, अगर तुम स्लाइड का प्रिंट आउट निकालोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, जिसको आज मिली है आज तुम भेजो फोटो तो इनको दिख जाएगी। फिर ये कम होगा आई थिंक, क्योंकि ये एक ही टॉपिक होगा शायद, इससे भी ज्यादा होगा फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा इधर ध्यान दे, फिर हाय ये पढ़ना मुझे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक मतलब टीचर अगर नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेगा तो लर्नर डीमोटिवेटेड हो जाएगा। यार हो गया यहाँ पर। यूट्यूब पे नव क्लासेस सर्च करो, उसके अंदर किसी भी वीडियो के नीचे पहला लिंक है, लेटेस्ट वाली में पता चल जाएगा। खुश, हाँ देख लेना बाद में, ये वाली है और ऊपर लिखा भी हुआ बेस्ट सेलर। थैंक यू। ये देखो हम नंबर 1 पे आ गए हैं। अब देखते हैं मोस्ट इफेक्टिव टीचर। लेवल ऑफ डिटैचमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेवल ऑफ डिटैचमेंट का क्या मतलब है कि टीचर से थोड़ा सा टीचर को स्टूडेंट से थोड़ी दूरियां भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना, हाँ जी बोलो मैम पेपर 2 की बुक भी वो थोड़े दिनों में आएगी। ठीक है, प्रिंट होने गई हुई है, 10-12 दिन लगेंगे, उसमें आ जाएगी, तब देख लेना। चलो यार अभी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। कंसेप्ट वाइज, क्योंकि मेरी 2 आती है, ये कंसेप्ट वाइज सारी है, एमसीक्यूज वाली अलग होगी। अच्छा 1 बुक के अंदर कोड है जिससे आप ई बुक हिंदी वाली अनलॉक कर पाएंगे, बुक वैसे इंग्लिश में है। अब यार प्लीज अभी तो ध्यान दें। 2 3 रेडी, यस, रूम 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 रूम। और क्वेश्चन नहीं। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग टीचर कौन है, जो लेवल ऑफ डिटैचमेंट मेंटेन करके रखते हैं बच्चों से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच हो जाऊंगी आपके साथ, है ना, तो आप छोटी छोटी बातें बार बार पूछोगे। हो सकता है मैं एग्जाम के लिए पेपर बना रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, तो अब मेरे से वो भी बुकलवा लोगे, हाँ मैम अब ये एग्जाम में आपने क्या क्या क्वेश्चन दिए, तो टीचर के ऊपर इनडायरेक्टली दबाव भी पड़ सकता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। हाँ, जैसे टीचर और मतलब हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए अपनी। ये क्या बात समझ में है आपको,
ना तो लर्नर के ज्यादा पूछू पूछू करना है और ना लर्नर से ज्यादा दूरी मेंटेन करनी है। अब लर्नर से दूरी मेंटेन करने का मतलब, हाँ जी, जैसे हाँ ज्यादा पूछू पूछू नहीं अच्छा लगता ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बिल्कुल ही फ्री छोड़ दूं आप लोगों को तो कभी कभी बच्चे ओवर हो जाते हैं, फिर शुरू ही हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल लेवल का लेवल ऑफ डिटैचमेंट, मतलब ज्यादा अटैचमेंट नहीं मेंटेन करनी चाहिए। हाँ जी, when your answer is also disturbing, not only chat box breaks the link, request to everyone। अरे यार सभी, अब पढ़ लो दिव्यानी, तुम भी, मैं पढ़ा ही रही थी अब, है ना। अब आपका भी मैसेज पढ़ रही हो तो बीच में आ ही जाता है किसी न किसी का मैसेज। लिसन, सो फ्रेंड्स, अटैचमेंट का मतलब है कि हम सिर्फ ज्यादा लर्नर के साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर वहां पर वो पर्सनल क्वेरीज या फिर ज्यादा पर्सनलाइज लेवल पे हो सकता है कि मैं आपके साथ ज्यादा अटैचमेंट मेंटेन कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दे रही, अच्छा बताओ आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे वो ज्यादा टोका टाकी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या लर्नर पर्सनल लेवल पे भी क्वेश्चन पूछने लग जाएगा ज्यादा, तो वो चीजें सही नहीं होती है। अब एक दूसरा एग्जांपल ये है, डिटैचमेंट ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। लेवल ऑफ का मतलब सही लेवल ये होता है। एग्जाम्पल के लिए, डिटैच, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, एक बच्चा क्लास में फेंट हो गया, ठीक है, मतलब एक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई या कोई इशू हो गया इस बच्चे को, तो मैं कहूँ मेरे को तो पढ़ाने से मतलब है, तो पढ़ाने आई हो, जो होता है होने। तो ये वाला लेवल भी अच्छा नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो ओनली डिटैचमेंट ना ओनली अटैचमेंट, हमें एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लास में, ये बोल रहे हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। अब जब आएगी ना सब कुछ बताऊंगी मैं, प्लीज अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप, तो हमें स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए लर्नर के साथ, और इससे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट लेवल अच्छा हो जाता है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है फिर, और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर ड्रॉन टू देम नॉट बिकॉज नेसेसरी। यहाँ पर ना पर्सनल सेंस पे भी यहाँ पर इश्यूज हो जाते हैं, ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब उकसाना, इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उकसाना, मोटिवेट करना, ठीक है, तो ये होता है। हाँ, अब देखते हैं क्लास में कैसी होती है डिसऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड कोड, यहाँ कोड वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा रूल्स रेगुलेशंस। तो चाइल्ड क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रप्शन कर रहा है, बीच बीच में इंटरप्शंस कर रहा है, ठीक है। तो उस फिर यहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्लासरूम में चाउस हो है, चाउस का मतलब क्या होता है, चिल्लम चिल्ली, चाय चाय पै पै लगी हुई है। तो क्लासरूम कोड में नेगेटिविटी फैली हुई है, नेगेटिव माहौल है, सभी दुखी है, तो भी इशू हो जाती है। तो इन सब केस में क्लास कैसे हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, ठीक है, ऐसा। देन चाइल्ड को क्या करना चाहिए इसके लिए, लेवल ऑफ डिटैचमेंट का दोबारा एग्जांपल दो, किसको समझ नहीं आया यार। मतलब हमें सही लेवल की दूरियां मेंटेन करनी चाहिए लर्नर से, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा ही अटैचमेंट, हर जगह आपको हेलो पूछू पूछू करती रहूंगी, आप थोड़ी थोड़ी सी बात पूछोगे मैं उसके जवाब देती रहूंगी, तो हर एक पर्सन के क्वेश्चन का आंसर दूंगी, फिर तो ओवर हो जाएगा ना। लेकिन वहीं अगर किसी को जेन्युइन इशू है, उसका आंसर मेरे को ऑफ द ट्रैक जाकर भी देना पड़ सकता है। तो हमें दोनों तरफ देखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, माहौल को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ना ज्यादा अटैचमेंट ना ज्यादा डिटैचमेंट, तो एक लेवल होना चाहिए डिटैचमेंट का, सही लेवल टीचर को समझना पड़ेगा। ओके, बैलेंस, रिश्तों की लिमिट होनी चाहिए। सो सेल्फ रिलायंस का मतलब कि आत्मनिर्भर, सोशलेबल, कोऑपरेटिव, एक दूसरे से मिलजुल के चले, दूसरों को भी समझे खुद भी समझे। देन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिवली एंगेज करना है स्टूडेंट से, पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। एक्टिविटी मतलब, एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई कर लेना, महान हस्ती है पूरे। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है, घुले मिले। हाँ जी, डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे फिक्स रखे, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। संकल्प
अच्छा क्या कह रहे हो, बहुत बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, ये अपने लेवल पूछ रहा है कि अगर क्लास में ऐसा करते हैं बच्चे तो हम कैसे डील करें, ऐसा पूछ रहे हो? जैसे अभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे तो उनको टिका के डांट के मैंने समझा दिया ना, वैसे अगर नॉर्मल ऑफलाइन क्लास होती तो क्या करते, तो फिर टीचर को उनको एक बारी तेज आवाज भी बोलनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपना एक बॉडी लैंग्वेज स्टिफ रखना होगा बीच बीच में कि अरे आपको ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा देखो, क्लास में क्या है ना, अगर आप ये कहोगे कि मैम आप बिल्कुल भी बात मत करो, बिल्कुल भी डिस्कशन मत करो, फिर ये क्लास क्या हो जाएगी, बोरिंग। जैसे आपने वो दूरदर्शन पे जो पढ़ाते हैं, मतलब मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि वहां पर एक टीचर मतलब कभी कभी किसी किसी जगह पे ऐसे पढ़ा देते हैं, बस लेसन देते जा रहे हैं, होता जा रहा है, फिर हमें उसमें ज्यादा अच्छे से लिंक नहीं कर पाते चीजों को, और हम अच्छे से समझ नहीं पाते, राइट। तो हमें वैसा भी नहीं करना है, लेकिन लर्नर को इंक्लूड करके चलना है, इसीलिए इसको डिस्कशन मेथड बोलते हैं। नहीं तो फिर लर्नर का क्या होता है कि वो बोरिंग सा हो जाएगा लेसन, इसलिए। लेकिन अगर ज्यादा इधर उधर जा रहे बच्चे तो फिर टीचर को एक तेज आवाज भी करनी पड़ेगी, या टीचर को अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम से स्टिक करनी पड़ेगी, अब बच्चे समझ गए यार अब बहुत हो गया बस करो। तो ऐसा आप ऑब्जर्व करो कि आपके टीचर ऐसा टाइम पे क्या करते थे और उस हिसाब से हैंडल करें। आई समझ? संकल्प और दिव्यानी और बाकी सारे बच्चे, अटेंशन एंड कंट्रोल। चाइल्ड कोड क्या है, लर्नर्स को अटेंशन देनी चाहिए क्लास में, और क्लासरूम के कोड, यानी कोड का मतलब रूल्स, ओवरऑल कंट्रोल शुड नॉट बी डन, मतलब हम ओवर कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए, ओवर कंट्रोल से क्या हो जाएगा, ज्यादा टोका टाकी हो जाएगी, फिर बच्चे क्लास में नहीं आएंगे डर के मारे। ओवर कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटोकॉल्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं इफेक्टिव प्रैक्टिस के, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्लास, इसका कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। हाँ रिचा, अभी वो जब आएगी ना, लॉन्च होगी, तब आपको पता चली जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, अभी आप पढ़ लो, अभी वो प्रिंट होने गई हुई है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमें चीजों को टाइम टू टाइम प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, सीक्वेंस लगाकर फिर आना चाहिए। क्लाइमेट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए हमारा माहौल बनना चाहिए कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ने वाला माहौल बनेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे, ऐसा। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कैसे रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप, कॉमन सेंस की बात है। देन लर्निंग, एक्चुअली यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये आप ये भी कह सकते हो कि लर्नर आगे जाके टीच करने के लिए लर्न कर रहा है, वैसे ये टीचिंग फॉर लर्निंग है, ठीक है, इसमें ऑपोजिट लिखा हुआ है। इसमें क्या हो गया कि टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि लर्नर को समझ आ जाए, ठीक है, उसको लर्निंग हो जाए। पुपिल कौन होते हैं, स्टूडेंट्स। सो बच्चों की नीड्स को समझना है, लर्नर्स की नीड्स को समझना है, जरूरतों को समझना है। चाइल्ड गोल वगैरह क्या है, समझ नहीं आया। अच्छा, एक मैं ये 2 लाइनें बता दूं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको समझा दिया सब कुछ, फिर आपकी असेसमेंट कैसी होती है, आपके टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, ठीक है, तो ये सब असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव जो भी कराएंगे आगे। इवेल्युएशन होगी। रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, अब हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं पढ़ाने के लिए, क्या इन्वायरमेंट है, ऑनलाइन पढ़ाना ऑफलाइन पढ़ाना है, उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये जो कोड है आपका असर्शन रीजन में आता है कि कौन सी गुड प्रैक्टिसेस है, कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, तो इसमें से फाइंड कर सकते हो ना, असर्शन रीजन में भी नहीं, बल्कि वो जो बहुत सारे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से बैरियर ढूंढो, इनमें से डिसऑर्गेनाइज में किस में आता है, इसमें से क्या करना चाहिए, ठीक है, तो ये उसके लिए पॉइंट्स है। अब आ गया समझ? आज शाम को टीचिंग के क्वेश्चन होंगे, यस बिल्कुल, ठीक है। देखो रात को 10 PM वाली क्लास भी इसलिए लेनी जरूरी है क्योंकि जो मॉर्निंग में हमारा टॉपिक चल रहा होता है यहाँ पर 2 बजे जैसे, वही टॉपिक से रिलेटेड मैं 10 PM भी क्लास लेके आती हूँ, ठीक है, तो इसलिए वो वाले ही एमसीक्यूज कराती हूँ, तो सबको लेने चाहिए। रिवीजन होती है। आगे आगे कितनी देर से कोई बच्चे उतावले थे, लेवल ऑफ टीचिंग हुआ कि नहीं पहले ये बता दो। जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग, कैसे पढ़ूं? तो जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है वो रिकॉर्डेड से, और साथ साथ लाइव वाला भी देखते रहो, ठीक है। 10 PM वाली क्लास मैथ्स ज्यादा होती है। मैथ्स क्यों हो रही थी ज्यादा आपको पता है? क्योंकि कल तक मैथमेटिकल रीजनिंग चल रहा था, आज टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो गया, तो मैथ्स खत्म, अब टीचिंग चलेगा। आपको नहीं पता था ये?
जो 2 बजे वाली क्लास में टॉपिक चल रहे हैं वो रात को चलते थे, तो उस टाइम पे मैथमेटिकल रीजनिंग चल रही थी प्लस में। फिर कितनी गलत बात है, नहीं बता दो, पता करो लेवल ऑफ टीचिंग। मॉरिस एल बिगी, न्यू हूं, अच्छा पता चल गया। और कैसे बताओ यार, तुम सुन ही नहीं रही। मैम आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस में भी होता है, होगा वो लास्ट में आएगा। अब थोड़ा जल्दी सुन लो। 1 2 3 रेडी, यस, स्टार्ट। लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली इसमें मॉरिस एल बिगी ने दिया है लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स। सो टीचर्स के लिए कुछ थ्योरीज इन्होंने लिखी थी, उसमें इन्होंने फिर लेवल ऑफ टीचिंग दिया। हाँ अच्छा, वैसे जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं सारे, चाहे वो कॉमर्स के हैं या नहीं, मतलब कोई से भी सब्जेक्ट हो, ऑल, उनको स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेनी है। लेकिन आज डाउट क्लियरिंग क्लास है, तो आप का अगर आपने डाउट पूछे तो आ जाना, नहीं तो अदरवाइज मैं इनको फिर इनकम टैक्स पढ़ाऊंगी आज उसमें, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स की नॉर्मल क्लासेस आप सारी लीजिएगा, बाकी कल 3 निकल चुकी हैं, वो ले लेना। कॉमर्स वाले बच्चों के फिर आगे इनकम टैक्स पढ़ाएंगे आज आगे। अच्छा इधर देखो, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में भी कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू वेयर दे फॉल इन कंटिन्यूम, कि वो एक कंटिन्यूम में कहाँ आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूम, ठीक है। हाँ आज यार डाउट क्लियरिंग क्लास है ना, तो डाउट में मुझे वो टॉपिक कवर कराना है इनका कॉमर्स वाला, ये बोल रही हूँ मैं। अगर कोई डाउट आपका होगा तो शुरू में 10-15 मिनट हम पढ़ाते हैं डाउट, तो हो सकता है वहां से क्लियर हो जाए स्टैट्स का, अदरवाइज हम नॉर्मल फिर पढ़ाएंगे इनको। कंटिन्यूम का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है एक छोटी सी पॉइंट से एक बड़े पॉइंट, मतलब एक दो छोर के बीच में कहीं पे भी हम हो सकते हैं, बिल्कुल एंड में भी हो सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, इसको कंटिन्यूम बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट होता है, प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन होता है, ठीक है। हर यूनिट की ये अभी कंसेप्ट है, इसमें जब आखिरी क्लास आएगी तब प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उसमें। स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस है वो सारी की सारी ही देखनी है, ठीक है, क्योंकि सभी में आपका कॉमन ही है वो रिसर्च का और आपका। अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, टॉपिक पे ध्यान दो। ये समझ नहीं आया बैक स्लाइड, कोई बात नहीं, इधर सुनो। इन्होंने ये बोला है कि एक कंटिन्यूम होता है, कंटिन्यूम का मतलब कि एक कंटिन्यूम का मीनिंग समझ में आ गया, जो चीज कंटिन्यूअस में चलती है, कि बिल्कुल स्मॉल पॉइंट से बिल्कुल लार्ज पॉइंट या उसके बीच में भी कुछ हो सकता है, इस पूरी प्रक्रिया को कंटिन्यूम बोलते हैं, समझे। अब इसको समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा कि टीचिंग के क्या क्या लेवल है। तो जो ऑटोनोमस लेवल है, ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ एज अ फोर्थ लेवल, न्यू लेवल मॉरिस एल बिगी ने ही ऐड किया था, ठीक है। मॉरिस एल बिगी ने ऐड किया था 1976 में, न्यू स्टेज ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लर्नर जो होता है वो प्रॉपर प्योरली लर्नर सेंटर है, उसको टीचर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नो नीड ऑफ टीचर, बिना टीचर की भी वो अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, सीख सकता है। जैसे कि जो छोटे से बच्चे होते हैं बिल्कुल न्यूबॉर्न, उनको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी उनके अंदर नेचुरली सांस लेना आता है उनको, और अगर ये सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब उनका दिमाग चल रहा है, ठीक है। अगर वो खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब उनका दिमाग चल रहा है, इनबिल्ट है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरली हमारे अंदर होती हैं, किसी पेरेंट्स ने किसी और ने नहीं सिखाई, ठीक है। तो वो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब अपने आप, फ्रीडम, सेल्फ, अपने आप। ऐसे ही जब आप बड़े हो गए हो, क्या आप ऑटोनोमस खत्म हो गया आपका? ऐसा नहीं होता, अगले स्टेज पे तभी जाओगे जब आपको पहला वाला आता होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूम का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस है एक तरीके से। तो इसमें अभी भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम अपना खुद का जुगाड़ बोलते हैं आजकल उसको, तो जुगाड़ लगा लेते हैं कि इसमें से कैसे निकलूं, अब क्या करूं, ठीक है, बिना किसी के समझाए, तो वो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ही हो जाता है। इनसाइट लर्निंग भी कहते हैं, जो आगे जाके गेस्टाल्ट ने भी दी है। सो यहाँ पे ना तो कोई लीडरशिप है, ना कोई डायरेक्ट कर रहा है, ना कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा खाना खाओ, ये करो वो करो, ना तो कोई डरा रहा है,
कोई इम्पोजिशन नहीं कर रहा, अपने आप ही बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पर टीचर का रोल कैसा है? नेगेटिव का मतलब है टीचर है ही नहीं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि टीचर गलत डंडे मार रही है, ये नहीं है कि टीचर है ही नहीं, ये बोल रहे हैं। मैम आप जितना भी बोले उसका रिवीजन कराओगे प्लीज स्लाइड किया, अभी आज के क्लास में जितना भी हुआ है वो मेरे को लास्ट में याद दिलाया ना, मैं समअप कर दूंगी, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नो नीड फॉर टीचर, हाँ यहाँ पे नो नीड, इसमें कोई एज नहीं है। एज वाइज वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज में होता है 100%, ठीक है, लेकिन बड़े हो जाए तब भी हम ऑटो डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो एज इशू नहीं है यहाँ पर। कोर्शन का मतलब किसी को डराना धमकाना, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्स करना। रिफ्रेश कर देती हूँ, ब्रेक हो रही है। आ गया? So this has apparent consequences of obviating necessity for any kind of formal education. So मतलब कि किसी भी तरीके से ऑब्वियस ही है कि पहले बेस में ऑटोनोमस डेवलपमेंट होगा ही होगा, ठीक है। मेन 3 लेवल है, किसने बोला? बोलो, मैं तो 4 पढ़ा रही थी देर से। इनसे पहले 1976 से पहले लोगों ने 3 बोले थे, लेकिन जब ये आए इन्होंने 4 बता दिए, ठीक है। वो पुराने जमाने की थ्योरी थी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। मैम स्टार्टिंग के टॉपिक में लास्ट में रिकॉल करें यार, को लास्ट में याद दिलाना, अभी पढ़ लो, बीच बीच में बोली जा रहे हो। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस मतलब ऑब्विएटिंग मतलब ऑब्वियस है ये, ठीक है। नेसेसिटी है ये कि अगर फॉर्मल एजुकेशन करनी है, आगे जाके किसी टीचर से भी पढ़ना है या पेरेंट्स से भी पढ़ना है, तो उससे पहले हमें ऑटोनॉमस डेवलपमेंट भी होती है हमारी, ठीक है। ये अभी हम करेंगे मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या करते हैं? एम्फेसिस ऑन फैक्ट, रट्टा मारना, इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। रिकॉल मतलब याद करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बच्चे को सिखा रहे होते हैं मम्मा मम्मा, पापा पापा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एरोप्लेन, तो सिखाते ही नहीं पहले उसको। पैरटिंग, रट्टू तोता बन जाता है वो। रोट लर्निंग, रिटेन करना, याद करना, याद करना को बोलते हैं इसको। क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये मेनली टीचर सेंट्रिक हो गया। वहां पर बिल्कुल ही लर्नर था, यहाँ पर टीचर हो गया। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे ना, क्रैम, रोट, इन सबका मतलब ही रट्टा मारना है, समझे? इन सबका मतलब ही रटना है, रटना रटना ही है उसका मतलब। शब्द लिखे हैं ताकि पेपर में जो शब्द आए आप पहचान सको उसको, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड दोबारा बनाई है, ऑफकोर्स, ठीक है। सो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देन हर्बैट ने दिया है मेमोरी लेवल टीचिंग। इसमें किस किस तरीके के सपोर्ट सिस्टम को आगे यूज किया जाता है? सपोर्ट सिस्टम यानी कि कैसे कैसे टेस्ट ले सकते हैं लर्नर के। जैसे ओरल, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल, पैरट तोता क्या करता है आपने देखा है? उसको जो ये वर्ड याद करा दिए वो वाले वर्ड बोल पाता है, डिट्टो सेम, जितने याद कराए उतने ही बोल पाता है। यस। देन रिटर्न, रिटर्न में भी हम देखते हैं ना बच्चों को वो लाइनें लगानी सिखाते हैं, वो भी तो रट्टा ही है। इसको इसके साथ जोड़ो, उसको उसके साथ जोड़ो, ऐसे ऐसे मैच करो। तो फिर ऐसे टाइप में भी क्या याद करा आपने? ऐसे में गाय के 4 टांगे होती हैं, रट्टा ही बजवा देते हैं पकड़ के, काऊ कैसे। तो ये मेमोरी लेवल है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा क्या होती है, क्या ये है, क्या वो रट्टी जा रहा है बस। तो मेमोरी लेवल में क्रैमिंग होती है, रट्टा मारना। हर्बैट ने दिया था ये, ठीक है। गाय हमारी माता है। हाँ प्रांजल, ये क्वेश्चन मत देखो कैसे डाल रहे हैं। ये पेरेंट्स के टीचर सिखाने में, मेमोरी लेवल में पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं, टीचर भी सिखा सकते हैं। ऑटोनॉमस को सीक्वेंस में कहाँ रखना है, इन सब के बाद या पहले? पहले आएगा ना, जब पहले लिखा हुआ तो, ठीक है। सीक्वेंस में पहले आता है वो, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब टीचर की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद भी सीख रहा है। किसी पर्सन के आपने देखा होगा पेरेंट्स होते ही नहीं है, या वो उसका घर भी नहीं होता है, वो ऐसे ही इधर उधर घूम घूम के सीखता रहता है अपने यहाँ पे चीजें, और तब भी उसको लैंग्वेज आती है क्या? उसको बोलना आता है? कई बार ऐसे लोग ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं क्योंकि वो इधर उधर से जा जाके सीख रहे होते हैं अपने आप ही, ठीक है।
हाँ वो फर्स्ट में ही आ जाएगा। ये देखो क्या कितना बड़ा चिट्ठा लेके बैठा है, रट्टा ही मारे जा रहा पढ़ के। सो स्टेप्स मेनली हमारा दिमागी तौर पे याद कराए जाते हैं। और मॉरिस एल्बिगी ने ऑटोनोमस लेवल दिया है और उन्होंने कंटिन्यूम दिया है और उन्होंने सीक्वेंस बताया कि इस कंटिन्यूम में क्या होता है। समझे, वो कंटिन्यूम मतलब ये सीक्वेंस और ऑटोनोमस दिया था। लर्नर को ट्रेनिंग देना, उनके दिमाग को रट्टा ही बजवाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नॉलेज देना, क्या फैक्ट्स है क्या नहीं, उनके दिमाग में रिटेन करवाना तथ्यों को, फैक्ट्स मतलब तथ्य याद करवाना, रिकॉल करवाना, ये सब चलता रहता है इसमें। डी नहीं दिख रहा, अब दिख गया। वैसे जिसको नहीं दिख रहा होता तो मेरी के ऊपर ऐसा फोटो पे क्लिक किया करो ना स्लाइड पे, तो मैं भाग जाती हूँ, दिख जाता है फिर वो कंप्यूटर उसमें मोबाइल में। हर ये स्टेप्स नहीं करने की जरूरत, वैसे आपको सीधा ये देखना है कि इसको अगर चेक करना है तो कौन कौन से देखते हैं, ऑरल, रिटन, ऐसे। ऑरल भी टेस्ट लिए जा सकते हैं, रिटन भी टेस्ट लिए जा सकते हैं और ऐसे टाइप भी टेस्ट लिए जा सकते हैं। सो दोबारा से समझा रही हूँ। अब देखो मैं अब इसी स्लाइड को बार बार बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में छप गई। अब एंड में आते आते जब लास्ट स्लाइड आई तब तक छप गई, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से मेमोरी हुआ ना। पर समझ आया तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग होगा। मेमोरी लेवल में फैक्ट्स, फैक्ट्स होता है तथ्य, इंफॉर्मेशन को फोर्सफुली लर्नर के माइंड में डाला जाता है। जबरदस्ती वही लर्नर सीख रहा होता है जो उसको सिखाया गया है, उसके अलावा दूसरी चीजें अभी नहीं सीख रहा। सो ये सिग्नल लर्निंग भी कह सकते हैं इसको, चेन लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी कह सकते हैं। अब इस तरीके से उसके दिमाग में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, याद कर ले, ड्रिल करा जा रहा है, यही कर यही कर यही कर, ड्रिल किया जा रहा है। टीचर सेंटर मेथड है, ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं। अब हम आ गए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, इसमें जो फैक्ट पीछे याद किए थे उनको आप समझ पाते हो, उनके मीनिंग निकाल पाते हो, उनको आप रिलेट कर पाते हो। ठीक है, ये चीजें हो रहे थे, मॉरिसन ने दिया था। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन बाय मॉरिसन। क्या कहते हैं, टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज प्री रिक्विजिट। मतलब इन्होंने ये बोला है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से पहले मेमोरी आएगा ही आएगा और मेमोरी से पहले ऑटोनोमस आएगा ही आएगा, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। सो ये कहते हैं टीचिंग मेमोरी लेवल का जरूरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। टीचर इंफोसिस करता है जनरलाइजेशन पे कि वो जनरलाइज कर पाए। अब वो जैसे कि A4 क्या क्या होता है, अब आप 100 चीजें गिनवा सकते हो मुझे कि A4 एप्पल, अल्फाबेट, एरोप्लेन। ठीक है, तो मतलब वो इसको एट लार्ज लेवल पे अप्लाई कर पा रहा है अब, पर प्रिंसिपल्स को समझता है, फैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। प्री रिक्विजिट का मतलब, मिराज प्री रिक्विजिट का मतलब यही है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आने से पहले मेमोरी लेवल होना चाहिए लर्नर का क्लियर। मतलब लर्नर को सीधा समझ में नहीं आती है, उसको पहले चीजें रट्टा लगवानी पड़ती है, फिर उसको समझ में उसके बाद वो समझने के लायक बनता है। समझे, बचपन में तो हमें पहले रट्टा ही बुझवाया गया है, अब हम बड़े हो गए तो हम समझते हैं और फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट भी करते हैं। देन स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर लिया, कोरिलेट आपस में रिलेशन मेंटेन कर पाना, कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें क्या था उसमें क्या था, एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। अब मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगी तो आप अलग अलग, एरोप्लेन और एप्पल में क्या फर्क है आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वो चीजें। सिमिलरली रीसाइटेशन इज फॉलोड बाय ओरल टेस्ट। अब इसके अंदर रीसाइट करना ना, दोबारा से साइट करना, दोबारा से कैसे दिखा सकते हो, इस दोबारा से लर्नर का ध्यान इसी टॉपिक पे कैसे आकर्षित कर सकते हो, ओरल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कब हो जाता है, जब टीचर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली वे में एक्टिविटीज करवाती है लर्नर्स को, तो तब ये इसमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली सीक्वेंस में, अच्छे से समझाना डिटेल में, तो फिर लर्नर को समझ आने लग जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है। हाँ जी, मॉरिस अलग है। ठीक है, मॉमी तो अलग होते हैं ना, तो मॉरिस अलग है, मॉरिसन लगा साथ। वो ये इतना वो याद करने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी हम देख लेते हैं कि लर्नर को ना पहले चीजें एक्सप्लोर कराई जाती हैं, देखो ये भी चीज होती है, फिर लेसन मैंने प्रेजेंट किया,
फिर उसको एसिमुलेट करने का मतलब है कि जनरलाइजेशन कर पाना, हर जगह पे लगा पाना, उसको ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके रिसाइट कराना, दोबारा से याद लेना। हाँ बोलो, आपको क्या समझ में आया? जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो वो रिसाइट, दोबारा से उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करके उनसे पूछा, तो ये चीजें इसका सीक्वेंस बन जाता है। और इसके अंदर क्या क्या टेस्ट लगते हैं? ऑरल टेस्ट, और अब एमसीक्यूज भी ले आते हो आप, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइम एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ये सब भी आप ले आते हो, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो ऑरल ऐसे टाइप क्वेश्चन के साथ साथ आप हाँ ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज भी करा सकते हो उनसे। मॉरिसन क्या कहते हैं? इधर के विचारधाराएं उधर जा रही है, उधर की विचारधाराएं इधर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है? ये सब एग्जाम्पल्स को समझ पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एंड नाउ द लास्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर क्या कर पाता है? प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, प्रॉब्लम सेंटर मेथड। मेरे को बताओ, यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम सुधरेगी ना ऑटोमेटिकली, तो इंप्रूवमेंट भी होगी। क्लासरूम ओपन होती है यहाँ पर, जैसे डिस्कशन मेथड में ओपन थी, यहाँ पर भी ओपन होती है। हंट ने दिया है, हंट। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों प्रीरिक्विजिट है, मतलब वो भी होनी चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्टिव में आओगे। आप एग्जांपल देखो डॉक्टर्स का, डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी करने से पहले वो इतनी मोटी मोटी किताबें रट्टे मारते हैं नाम की, कि हाँ इस बीमारी को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। उनकी जो घर अगर आप या जहाँ वो पढ़ते हैं वो देखोगे तो चिट्टों से भरा होता है, कभी कहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। तो ये क्या चीज है? पहले वो उन्होंने मेमोरी से ही याद किए मेडिसिन या फिर इन सब चीजों के नाम, उनको समझा एक्चुअली ये किस सॉल्ट से बनी है, ये दवाई इस कॉम्बिनेशन से बनी है। अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग के बाद अब वो आगे प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, आगे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आगे सर्जरी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आपको समझ में है कि लास्ट लेवल के लिए पिछले लेवल होने जरूरी है। सो क्लासरूम सेटिंग ओपन होती है यहाँ पर, और लर्नर्स के अंदर इच्छा होनी चाहिए फिर करने की, एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ लर्नर एक्टिव है, होमोग्लोबिन की कमी तो पता चल जाती है। अच्छा, दो स्टेजेस है यहाँ पर भी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग में डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग का मतलब प्रांजल समझना, रिफ्लेक्ट का मतलब कि जो समझ लिया है उसको प्रैक्टिकली कर पाना। समझे? पहले आप ड्राइविंग रूल समझते हैं, फिर ड्राइविंग रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। आप कार चलानी कैसे है, पहले उसके फंक्शन समझ रहे हैं, फिर अब कार चला रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव हो गया। अब पढ़ा दूं आगे। इसके अंदर दो स्टेजेस हैं रिफ्लेक्टिव में, कौन सी? प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब पहले प्रॉब्लम आएगी, रेज होगी, एक्सप्लोर होएगी, हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। सो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी सपोर्ट करती है टीचिंग एंड लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में कॉग्निटिव क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे थिंक कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, ठीक है? हर्बैटियन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, हर्बैट मेमोरी लेवल के थे, मॉरिसन थे अंडरस्टैंडिंग के, हंट है रिफ्लेक्टिव के, ठीक है? सो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकरेज होती है, क्रिटिकल दिमाग लगा पाता है पर्सन। क्रिटिसाइज और क्रिटिकल में डिफरेंस है लर्नर्स, समझो, क्योंकि क्रिटिसाइज मतलब किसी चीज को नीचा दिखाना, और क्रिटिकल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये क्रिटिकल इज पॉजिटिव, मतलब अच्छा होता है, ये हमने सोच समझ के डिसीजन लेना होता है क्रिटिकल पे, ठीक है? देन कंस्ट्रक्टिव, अपने दिमाग से कुछ बना सकते हो आप, इंडिपेंडेंस, आपको फ्रीडम दी जाती है, आप ओरिजिनली कोई चीजें नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि पजल सॉल्व करना, पजल सॉल्व करने का क्या एक तरीका है? नो, क्या आपको ये क्या कहते हैं, चेस खेलने का एक ही मेथड होता है? होता ही नहीं, बल्कि मेथड, वो तो चालें तब आती है जब और ज्यादा खेलते रहते, जितना काम करते उतना रिफाइन होता है। सो ये किसने दिए? हंट ने दिया है वैसे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 5 हर्बैटियन स्टेप कौन कौन से थे? हर्बैट ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी दिए अंडरस्टैंडिंग के 5 स्टेज, एक बार बता दो अंडरस्टैंडिंग के। यार अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ इधर पहले करो, बाद में जाएंगे पीछे, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में। इन्होंने क्या बोला है? लर्नर्स को जनरलाइज करने के लिए इनसाइट आनी चाहिए अंदर से, ये हर्बैट का आ गया यहाँ पर।
हर्बैट का वैसे कौन सा है इनसाइट के लिए? प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेसन देना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको कंपेयर करना है, जनरलाइजेशन करनी है, एप्लीकेशन करना है, इनसाइड आउटसाइड ऑफ क्लासरूम टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हर्बैट ने भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं इसी के अंदर, रिफ्लेक्टिव के अंदर ही, कि अपने अंदर से, इनसाइट का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग, अपने अंदर से जनरलाइजेशन करना आना चाहिए। लर्नर को कैसे जनरलाइज करना आ सकता है? पहले वो लर्नर पहले प्रिपेयर होता है, फिर उसको लेसन दिया जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट करने के बाद वो कंपेयर करना सीखता है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। मतलब ये स्टेप कैसे है रिफ्लेक्टिव, तो कैसे आ रहे हैं? जब वो कंपेयर कर पाता है तो चीजों को कंपैरिजन कर करके उसको सारा कुछ समझ में आता है, तो जनरलाइजेशन हो गई। जनरलाइजेशन होने के बाद अब वो अप्लाई करता है चीजों को, अप्लाई करने के बाद उसको अंदर से और आउटसाइड भी, अंदर से समझ आना है, हाँ मुझे समझ आ गया, आउटसाइड का मतलब उसको सिचुएशन पे लागू करके दिखा पा रहा है, अब वो अप्लाई कर पा रहा है, अब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, तो वो हो गया, उसका इफेक्ट आ रहा है बाहर से, क्लासरूम में दिखा पा रहा है, अब वो डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील कर पा रहा है, तो ये हो गया। तो ये कैसा हो गया? प्रिपेयर, प्रेजेंट, कंपेयर, पीपीसी, जीए। ठीक है, सो ये इसके स्टेप्स हैं, प्रिपेयर, प्रेजेंट, देन कंपैरिजन, देन जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। हर्बैट ने दिया ये, हर्बैट ने नहीं दिया, हर्बैट ने इसके अंदर ओनली स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, दिया हंट ने है ये रिफ्लेक्टिव लेवल, लेकिन हर्बैट ने बोला है कि कैसे हम मेमोरी लेवल से लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है। ठीक है, पीपीसी को जीए सिखाओ, हाँ फिर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पीपीसी को जीए सिखाओ, पीपीसी जीए, ऐसा करके कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए लर्नर को पजल सॉल्व करने को कहना, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया ना। पीपीसी या जीए बताओ यार, यहाँ पर कैसे मेमोरी लेवल से आते हुए आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, जनरलाइजेशन कैसे कर सकते हो इनसाइट से, उसके स्टेप्स दिए हैं हर्बैट ने। प्रिपेयर करना है पहले, कि हमने एक्चुअली करना क्या, प्रिपेयर करना मतलब आपको रट्टा बजवाया गया, आपको लेसन दिए गए, प्रेजेंट किए गए, अब आपने उनको कंपैरिजन किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, कंपैरिजन करने के बाद उसको जनरलाइजेशन करके आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो जनरलाइजेशन एंड अप्लाई इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल, समझे? तो इसमें से जो पीपी है ये मेमोरी लेवल है, और जो सी है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और जनरलाइजेशन एप्लीकेशन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये स्टेप दिए हैं उन्होंने मैम। अच्छा, हर्बैट ने दिया क्या था वैसे? हर्बैट ने ओनली मेमोरी लेवल दिया था वैसे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने यहां से यहां तक कैसे पहुंचे उसके भी स्टेप दिए थे, समझे? ये बात थी। गुड। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? प्रॉब्लम सेंटर होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं हम टीचिंग से, बस मेमोरी के टीचर सेंटर, बाकी 3 लर्नर सेंटर है। हाँ, बाकी 3 लर्नर सेंटर है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो ऑटोनॉमस लेवल है वो तो मॉरिस एल्बिगी ने दिया है। ठीक है, अच्छा, ईयर 1973 था, आई थिंक 1974 तो नहीं था, लेकिन 6 था, यस। देन ये क्या कहते हैं? सेल्फ नेचुरल आ जाता है लर्नर को सब कुछ सीखना। देन उसके बाद क्या आया था? इसके बाद आया था मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं? क्रैम करते हैं, क्रैम करना, रट्टा मारना, रोट लर्निंग, सारी चीजें यहीं पे होती है। और ये किसने दिया है? हर्बैट ने। ठीक है, और उसके बाद आया था हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन ने दिया है। इसमें एग्जाम्पल्स को समझना, मीनिंग निकालना, रिलेशन मेंटेन कर पाना, ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा ये बात भी बोलनी थी साथ में, इसमें ओरल और क्या था, ऐसे भी रट्टा बजवाते हैं, और एक और चीज थी रिटर्न। यहाँ पर क्या था? ओरल
और ऐसे भी आ गया और एमसीक्यूज भी आ गए थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आ गए थे। देन जो रिफ्लेक्टिव है ये हंट ने दिया है और इसमें प्रॉब्लम रेज करते हैं पहले, मतलब प्रॉब्लम पहले नई नई आती है और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं होती, यहाँ पे अपना दिमाग क्रिटिकली चलता है। क्रिटिकल मतलब सोच समझ के सही डिसीजन ले पाना। यस, तो इधर इन सब के साथ साथ आप पजल भी लेकर आ गए थे, ठीक है, तो वो लर्नर उसको रिफ्लेक्ट कर पाता है, मतलब एक्टिविटी कर पाता है एक्चुअली। तो यहाँ पर एक्टिविटीज आ जाती हैं, ठीक है, खुद एक्चुअल में परफॉर्म करता है, तो ये चीजें होती है। तो इधर लर्नर क्या कर पाता है, जनरलाइजेशन कर पाता है। इधर एक और चीज थी लास्ट वाली, क्या थी, जनरलाइजेशन के बाद एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है, अप्लाई भी कर सकता है। अब आगे समझ। तो जो पीपी था ना, एक्चुअली हर्बर्ट यहाँ से शुरू हुए तो यहीं से बोलेंगे ना वो पीपी, हाँ सी जी ए, ये था, समझ आई। दोबारा, धन्य है आप यार, अभी दोबारा पढ़ाया था मैंने, अब कहाँ से दोबारा बताऊं मैं, हो गया वैसे, अब रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। हाँ जी, रिसाइटेशन इन अंडरस्टैंडिंग, हाँ रिसाइट करना, दोबारा से रिसाइट कर देना। पीपी की फुल फॉर्म, आप भी बहुत बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, ये तो फुल फॉर्म कितनी बारी फुल फॉर्म के पीछे पड़ गया। अब प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एनालाइजेशन एंड एप्लीकेशन, टोटल ट्रिक है मैम। हाँ, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि टीचिंग टेक प्लेस डायनामिक, मतलब एवर चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, होता रहता है। यहाँ पे कौन होता है, एक टीचर। टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रीसाइट मतलब दोबारा से देखना, दोबारा से समझना, दोबारा से साइट करना, ठीक है, ऐसा। लास्ट वाला स्टेप्स किसने दिया, ये पूरा जो स्टेप था ये हर्बर्ट ने दिया था, जिनसे चालू हो रहा है ना, हर्बर्ट ने दिया था ये। तो और ये मैंने लास्ट में क्यों पढ़ाया, लास्ट, अच्छा ये वैसे ये किसने दिया था, ये हंट लिखा तो है यहाँ पे, ये मॉरिसन है, ये हर्बर्ट है, ये मॉरिस एल्बिगी है। अब ठीक है, वो लास्ट में इसलिए पढ़ाया कि पहले समझ ही नहीं आना था ना, रिफ्लेक्टिव के पहले कैसे समझ में आना था जब एंड में पहुंचे नहीं हम तो। टेलीग्राम का नेम ना क्लासेस सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो, सब सही है, अच्छी बात है। टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, डायनामिक का मतलब चेंज होता रहना, मतलब हर बार चीजें चेंज होती हैं, न्यू होती हैं, डिफरेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो एक कॉज है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, जैसे टीचर कॉज है सही बच्चे की अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लेके आने के पीछे, ठीक है। तो हो गया, टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट है वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम मैनिपुलेट किसको करते हैं, टीचर अपने आप को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब कि चेंज कर पाना, अपडेट करना। जैसे कि अगर मैं आपको नई क्लास में, न्यू कोर्स में आई तो मैंने अपने तरीके को चेंज किया, ठीक है। या फिर अभी क्लास में हो सकता है कोई इश्यूज हो तो मैं आपको डांट सकती हूँ, मैं आपको आराम से प्यार से बोल सकती हूँ, अभी क्लास स्मूथ चल रही है, हम नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को टीचर चेंज करता है एज पर सिचुएशन, एंड उसमें से जो बेस्ट होता है उसके हिसाब से आगे चलता है। देन स्टूडेंट डिपेंड होता है टीचर के ऊपर, और बीच में कुछ टांग अड़ाने वाले वेरिएबल्स होते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, टीचर का मेथड, टीचिंग एड्स, मतलब कहीं पे मान लो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा तो ये टीचिंग एड में खराबी हो सकती है, ठीक है। अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है। मोटिवेशनल टेक्निक्स टीचर की अलग अलग होती है, सभी टीचर्स की, तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे। अब बस करो, इतनी भी टांग मत खींचो उसकी, उसको समझ आ गई होगी तो अच्छी बात है। अभिलाषा यहाँ पर है,
इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताएंगे। अभिलाषा पूछना है कुछ? कोई बात नहीं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है मैम? शॉर्ट रिवीजन प्लीज। व्हाट ऑल टू लर्न, एक्चुअल मीनिंग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है कि ये कॉज होता है जिसका प्रभाव इफेक्ट इसके ऊपर आता है, ठीक है, उसको बोलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो उसको समझना है, हमारे एग्जाम्स में आगे आते हैं तो वो उसको अभी 10 से 20 दिन लग जाएंगे, तब तक कंसेप्ट तो पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके ऊपर लगाना। देन टीचिंग कॉजेज लर्निंग, क्या अगर मैं टीच कर रही हूँ तो उसका मेन इम्प्लाई क्या होना चाहिए कि लर्नर को लर्निंग होने चाहिए, ठीक है। हाँ, सो अगर इसमें लर्निंग नहीं होगी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा एम है, ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर सीखे। नथिंग इज अज्यूम टू बी टॉट अनलेस इट इज लर्न बाय स्टूडेंट्स। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ पढ़ाया जब तक लर्नर को समझ नहीं आया। सो थर्ड, लर्निंग एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड, मतलब टीचिंग और लर्निंग दोनों साथ साथ चलती रहती है, ठीक है, ऐसा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बैंक में सारी शिफ्ट के होते हैं, 2012 से लेकर 2021 तक के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं मेरे, तो वो भी आ जाते हैं। और प्लस क्लास में फिर जो नए वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे वो तो फिर आपको प्लस में मिलेंगे उसके, क्योंकि वो मैं तब बनाऊंगी। बाकी उसके अलावा और भी होते हैं तो फिर वो वहां से भी देख सकते हैं। अब हाँ जी, क्विक रिवीजन प्लीज। हर्षिता, मैं बीच में रिवीजन क्यों कराऊं? अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, अभी टॉपिक पढ़ो। अभी नहीं आया उसको 10-20 दिन लगेंगे, मैंने बता दिया ना, अभी कंसेप्ट वाली आई है, उसके बाद पहले कॉमर्स वाली आएगी, फिर वो आएगी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उसकी जरूरत बाद में है, पहले कंसेप्ट बच्चे पढ़ेंगे। हमारा 10 मिनट का मौन व्रत हो जाएगा अब, तुम नहीं पढ़े तो। हो गया अब? हाँ, वो अमेजोन पे है अभी, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कुछ इशू आ रहे थे तो इसलिए उस पे है अभी, अमेजोन पे। लिसन, टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग से लर्निंग होती है, होनी जरूरी है। बात ही कर ली तो तुम्हें तो माननी है। हाँ जी, अब मना क्यों किया था अनिल, जब आना नहीं था तो? अब सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। टीचिंग का मेन मकसद क्या है? टीचिंग का मेन, जितनों ने वहां से बुक की थी उनको आएगी यार, अब तुम पढ़ लो, ठीक है, और जिन्होंने नहीं की अब उसमें आगे नहीं हो रही अभी, ठीक है, जिन्होंने करी थी उनको आएगी, अब पढ़ ले। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टीचिंग का मतलब है कि लर्निंग होना, यानी कि लर्नर, टीचर तभी सही से पढ़ा सकते हैं जब तक लर्नर को समझ में आए, उसको कहते हैं कि हाँ टीचर की जॉब सफल हुई, ठीक है। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोल रही हूँ, दूसरा सेंटेंस ये है कि इज दिस पॉसिबल कि टीचिंग हो गई बट लर्निंग नॉट टेक प्लेस? अच्छा, वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि बच्चे कहीं और सोचते होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, सही से नहीं पढ़ते, सबका लर्निंग का वो लेवल अलग होता है, तभी तो वो डाउट क्लियरिंग क्लास में डाउट आते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि टीचिंग हैपन, टीचिंग ऑलरेडी हो गई बट लर्निंग नॉट टेक प्लेस, ठीक है, लर्निंग नहीं हुई। डिफरेंट परसेप्शन है, सभी का समझने का तरीका अलग अलग होता है, इस वजह से, या फिर लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, अदर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर हमारा एम क्या रहता है कि इफ देयर इज टीचिंग देयर मस्ट बी मतलब होनी चाहिए, पर हुई कि नहीं हुई वो बात की बात है। ये सेंटेंस समझो, असर्शन रीजन में ये सेंटेंस आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में समझा रही हूँ मैं। Then education in form of learning in which knowledge, skills, habit of group people transform one generation to next generation. कभी कभी स्टूडेंट्स, हाँ अब ये बात बताइए कि टीचर स्टूडेंट के बिना पढ़ा सकती है? नहीं ना,
टीचर है तो स्टूडेंट को ही पढ़ाएगी, तो स्टूडेंट होने कंपल्सरी है। लेकिन लर्नर, स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ स्टडी भी कर लेता है। इसको ऑटोडायडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑटो डिडैक्टिज्म भी बोलते हैं। ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब भी बोलते हैं। टीचर इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट डिपेंडेंट। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ओनली स्टूडेंट सीख रहा है विदाउट टीचर। विदाउट टीचर भी स्टूडेंट सीख सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग। कुछ बच्चे सेल्फ में ही पढ़ लेते हैं और आप अपने आप भी कोई चीजें सीख लेते हो, ठीक है। तो उसको ऑटो बोलते हैं। ऑटोनॉमस भी तो बोलते हैं ना, इसलिए यस। हाँ, अपने आप चलने वाले के ड्राइवर है ये। अभी आपको ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो असर्शन रीजन में आते हैं, ये सारे क्लियर हो गए कि टीचर का एम रहेगा कि देयर मस्ट बी लर्निंग, बट हो सकता है टीचिंग हो गई पर लर्निंग नहीं हुई। दूसरा, टीचर स्टूडेंट के बिना नहीं पढ़ा सकता, बट स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर, ठीक है। ये जो वर्ड था ना डिडैक्टिज्म, डिडैक्टिज्म मतलब इसका मतलब होता है डिडैक्ट करना, सिखाना। लेकिन वो सेल्फ को भी सिखा सकता है। ऑटो मतलब सेल्फ को सिखाना, ओनली डिडैक्ट मतलब मैंने आपको पढ़ाया या किसी ने भी आपको पढ़ाया, टीच सिखाना। एक और वर्ड होता है, मैं वर्ड याद कर रही हूँ ना वो समझा रही हूँ। एक और वर्ड होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब भी यही होता है कि टू गिव लेसन, क्योंकि ये वर्ड आ जाते हैं पेपर में, लेसन देना। हाँ जी। और दूसरा एक और वर्ड होता है, भुला दिया तुमने मयंक, मेरे को याद था, एलिसिट का मतलब टू गिव क्वेश्चंस, टू डू मतलब बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होता है एलिसिट। टू एलिसिट मतलब आप एलिसिट करो, ऐसे मतलब लेसन, क्वेश्चन पूछना बच्चों से कि आप प्रैक्टिस करो। ये ई वाला है, ये है स्पेलिंग इसकी, ठीक है। वो जो आप स्पेलिंग बोल रहे हो ना, आई वाला, उसका मतलब होता है गलतियां, फालेसी। हाँ जी। एक्सप्लिसिट का मतलब, अरे एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियरली दिखाया गया। एसिमिलेट करना मतलब आगे हम करेंगे कॉब वाला प्रोसेस, उसमें आपको समझ में आएगा एसिमिलेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक सेकेंड। एसिमिलेट का मतलब किसी चीज को मिलाना, ठीक है। कुछ डिराइव करना, मिलाना, उसको बोलते हैं टू ऐड, एसिमिलेट बोलते हैं उसको। टू कनेक्ट, असेंबल करना। अच्छा, ये कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिसन, कंटिन्यूम का मतलब तो आज तक आपको समझ में आ गया होगा। जो एक बहुत ही छोटी सी चीज से बड़ी सी चीज, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। इट मीन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, एक एंड से दूसरे एंड नोट तक जाना। सो टीचिंग का एक कंटिन्यूम और होता है। वो क्या होता है, कभी कभी टीचर चाहती है कि लर्नर के बिहेवियर में ही चेंज कर दे, या फिर उसको बिलीफ सिस्टम में या नॉलेज में चेंज करे। तो लर्नर में कैसा वाला चेंज लेके आना है, ये उसका कंटिन्यूम है। और इसके अंदर भी चार चीजें आ जाती है। ये क्या होता है, कंडीशनिंग, बिहेवियर में चेंज करना है तो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो पैवलोव ने दिया था, वो वाला कंडीशनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है लर्नर को पुश करा, पुश किया, और वहां से उसका वो रिस्पॉन्स करेगा। इसका क्या मीनिंग होता है। हाँ जी, हाँ पैवलोव ने दिया था। Hello, ma'am. Can you listen हाँ to जी me? बोलो, मनीषा। Yeah, ma'am. I'm Manisha Sharma. I'm from Mumbai. Ma'am, actually, I have some problems, so I thought that I should personally discuss with you. Is it possible right now? You want to discuss with all the students or only with me?
No. It's about UGC हाँ, net only. ओके ठीक है. हाँ, तो मैम एक्चुअली मैम अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा जॉब रहता है. आई एम अ मदर, आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. मुझे ना मैम बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये टाइम मैनेज करना, ये लाइव क्लासेस अटेंड करना और Have you पढ़ना. seen Anita Grover's podcast on my YouTube? Yes, I have So seen. That's why I she wanted to managed talk to you. to do just 20, 10 minutes in family, है ना? So Yeah. can you manage like that? You get only 20 minutes and you just watch recorded or video for that part, and then rest of another 20 minutes, another 20-minute batches. But whenever you are studying, do not think कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे टाइम मिलेगा, ऐसे करूँ. Just go for it. Just study. इतना बिंदास होके स्टडी कीजिए. You will definitely get in this zone. अगर आप ऐसे ही सोच के ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, फिर आपको और अटेम्प्ट देने पड़ेंगे. इसी में कर सकते हैं, लेकिन इतना भी टाइम मिल रहा है, जस्ट मुझे हाँ करना है, ऐसा वाला और होना चाहिए आपका. ओके मैम. सो मैम आपकी बुक के बारे में भी पूछना था. लाइक हाँ, आपका जो बुक है, अगर वो मैंने मंगवा लिया तो क्या मुझे पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा? उसमें बुक में मैंने अभी तक का जितना भी कंटेंट है मैंने सारा बुक में भी दे दिया है, तो अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो. फिर भी ये प्लस क्लास आपको पता है एडिटेबल होती है, यानी कि मैं बीच में मेरा मन करे मैं स्लाइड डाल सकती हूँ. कभी कोई एक्स्ट्रा हाँ. स्लाइड बाई चांस रह गया, कुछ स्लाइड डाली, तो वो एक आधा आप नोट कर सकते हैं. वैसे आप कह सकते हैं अभी तक तो मैंने जितना था सारा दे दिया उसमें. वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी मुझे कुछ नया मिला तो डेफिनेटली आई विल गिव. Okay, ma'am. So from 2018 onwards, there's no changes in the portion of the UGC net, right? नो, इवन इफ यू सी टुडेस पीडीएफ और माय बुक न्यू वाला, उसके अंदर वो नया वाला कंटेंट मैंने डाल दिया है. तो अभी भी आपको मैं दिखा दूं, सिर्फ जितने बच्चों को इतना डाउट हो रहा है कि बहुत सारी थ्योरीज टीचिंग में ऐड हो गई हैं. सिर्फ आप ऐसा नहीं कह सकते कि अपडेट नहीं हुआ. इस बारी पेपर में जो आए हैं उसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ता है, और मैंने किया है. बुक में भी अपडेट कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया है. ओ आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड दैट स्लाइड. सो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो न्यू आई हैं, और वो भी करनी है. ठीक Okay, है. ma'am. Okay. हाँ, अभी उधर तक पहुंचूंगी तो वो भी दिखा दूंगी. बहुत आगे है वो. पेज नंबर 450 के बाद. यस, लाइक दिस ब्रेन थिंग. ब्रेन के सारे पार्ट पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, उर्जे पुर्जे खोलने पड़ेंगे, Okay. लाइक दिस. एंड वो बुक में भी डाल दिया, इसमें भी है वैसे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है. Okay, ma'am. So, ma'am, तो आपके ऐसा नहीं बुक होता अपडेट नहीं हुआ. हर बार मुझे लगेगा कि मुझे कुछ नया चाहिए तो हो सकता है मैं ऐड करूं. लाइक दिस, these are theories which came new, and these are not some theory, they are 30 theories जो आपको अभी मेरे को इस नए वाले कोर्स में पढ़ानी है. अब समझ में आ गई? ओके मैम. सो मैम पहले वाला भी है और ये न्यूली एडेड भी है. बिल्कुल. तो आज वाली पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इसके बाद सब कुछ आ जाएगा. सो दीज आर 30 थ्योरीज, और ये सारा चार्ट मैंने अपनी मेहनत से नया बनाया है. ठीक है, ये सब. ओके. ओके मैम, गॉट इट. सो दैट तो मींस आई अगर मैंने आपके दोनों बुक्स ले लिए, लाइक कॉमर्स भी हाँ, अभी तक मेरा का जितना है सब्जेक्ट वो है. मैंने अपडेट कर दिया है. हाँ, एक चीज ये होती है कि प्लस में स्लाइड्स एडिट कर सकती हो, कभी कुछ ऐड कर सकती हो, कुछ थोड़ी चीजें ऐड की तो वो आप नोट डाउन साइड में कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता. दैट विल बी लाइक 5% और 10% मैक्सिमम. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता. ओके मैम, गॉट इट मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर तो आंसरिंग माय बाकी सबको क्वेश्चन. भी समझ में आ गया कि नया तो नहीं है, मैं ये कोर्स छोड़ दूं, तो छोड़ने की जरूरत है. हर बार अगर नया है तो मैं मेरा होगा तो मैं लेकर आती हूँ, और ये सब आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैं नया लेके आई हूँ. ठीक है जी. पीडीएफ का पेज नंबर 500 एंड मोर में देख लेना, ये वाले न्यू टॉपिक्स मिल जाएंगे और ये क्लास में पढ़ाए जाएंगे आपको. ओके, थैंक यू जी. ओके मैम, एंड बाय मैम. थैंक आपकी यू. वजह से बाकी के भी डाउट क्लियर हो गए हैं. थैंक यू. ओके, थैंक यू. वेलकम. थैंक्स टू एवरीवन. ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ. हो गए सबके डाउट क्लियर? अब थोड़ा माइंड में क्लैरिटी हुई होगी. और जिनको रिवाइज करना फिर वीडियो दोबारा देख लेना. एक बार देखो, थ्योरी वाली वीडियो जो होती है कंसेप्ट वाली, वीडियो बार बार देख के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, थैंक यू.